ले है ना। सर फिजिक्स बोले थे एबीसी लेने के लिए आप और नहीं मिलेगा तो ले लिया, ठीक है एनसीईआरटी। कोनो ले लो। एनसीईआरटी फिजिक्स ठीक नहीं होता है, नहीं समझ में आएगा एनसीईआरटी फिजिक्स। केमिस्ट्री समझ में आ सकता है, फिजिक्स लेकिन दिक्कत करेगा। उन्हें पहले बता दी इतनी बात। खरीद पैसा ले खरीदे हो, कहीं से लाए हो? पैसा खैर कोई दिक्कत नहीं है। अरे कॉपी सफिशिएंट है, तुमको कॉपी ही कंट्रोल नहीं होगा तो फिजिक्स पढ़ने तुमको प्रोजेक्ट मिलेगा। सब चीज़ तो बता ही देते हैं। वो तो है, तो इतना जो समझाते हैं तो तुमको क्या लगता है? एगो फिजिक्स का बात है, उसमें कई फिजिक्स का हम बात देते हैं। वो तो है। देखो यहाँ से वास्तविक प्रतिबिंब जो है आगे समझ जाएंगे। वास्तविक प्रतिबिंब क्या, उसकी टेंशन नहीं है। रूल रेगुलेशन कुछ है, 3 गो रूल पढ़ लेगा ना, 3 गो रूल मात्र। कोनो भी मिरर हो, दर्पण हो, लेंस हो, है ना जी, 3 रूल पे खेला पढ़ा होगा ना। क्या है 3 रूल? दर्पण के प्रॉपर्टी में किससे 3 गो रूल है ना। इससे जाएगी तो इससे पास होगी, इससे जाएगी तो इससे गुजरेगी, वो 3 रूल है। और उसी 3 रूल का पूरा लेंस दर्पण है, तो वही 3 रूल है। वास्तविक काल्पनिक में भी हमने अंतर बता दिया था कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है पर्दे पर उतारा जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान बिंदु से बनते हैं, काल्पनिक नहीं होते हैं। कटान बिंदु वास्तविक मतलब वास्तव में नहीं कटते हैं, कल्पना करते हो, जबरदस्ती पीछे बनाने पर काटती है। दूसरा बात है वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो उल्टा बनेगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनेगा क्या बनेगा? सीधा बनेगा। लेफ्ट राइट का अंतर है जैसे समतल दर्पण में, समतल दर्पण में पार्ट्स परिवर्तन होती है, लेटरल इन्वर्जन होगा, समझ जाएगा ना। यानी कि लेफ्ट राइट दिखेगा, राइट लेफ्ट, यानी कि तुम्हारा लेफ्ट मिरर में जो व्यक्ति बन रहा है उसका राइट हो जाएगा, और तुम्हारा राइट मिरर में व्यक्ति बन रहा है वो लेफ्ट हो जाएगा। यानी कि हो तो तुम ही। इस प्रकार समझने का मैंने प्रयास किया। और समतल दर्पण की प्रतिबिंब विशेषता बताइए दिए थे। यह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, इसे पर्दे को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा प्रतिबिंब सीधा होगा, काल्पनिक होगा, सीधा ही होगा। एक बार पढ़ देते हैं ताकि एग्जाम लिखने में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि सारा तो कहिए दिए थे कल सब बात है। उसके बाद जितना आकार का वस्तु होगा उतना आकार का प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब समतल दर्पण को उतना पीछे होता है जितना वस्तु समतल दर्पण के सामने होती है, ये भी बात बता चुके हैं। इस यह पार्ट परिवर्तन लेटरल इन्वर्जन दर्शाता है, इतना काफ़ी है। और किसी समतल दर्पण में किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखना होगा तो समतल दर्पण की ऊंचाई, व्यक्ति की ऊंचाई कम से कम आधे होना चाहिए मिनिमम। ज़्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि 6 फीट का व्यक्ति है तो कम से कम 3 फीट का मिरर होगा, तो ही व्यक्ति पूरा चेहरा अपना देख पाएगा, नहीं तो फिर नहीं देख पाएगा। और उसको लगाना जो चाहिए व्यक्ति के टॉप से नीचे उनने है जरूरी, छोड़ो कंडीशन पढ़ाते वो। तो आशा करते हैं कि इतना तक समझ में आ गया होगा। अच्छा, आज ये पढ़ाना हमको है। और पहले वो बता देते हैं कौन वाला क्या बात है। और एक भी जान लो, यदि समतल दर्पण को ऐसे नहीं पूछना चाहिए मैट्रिक में, लिख देते हैं। हालांकि पता नहीं कभी नज़र से मेरा गया होगा 12th में कि मैट्रिक में नहीं देखे हैं, लेकिन लिख देते हैं। यदि समतल दर्पण को, इसको जो लगाते हो ना ऐसे करके लगाओ, इतना पेज भी यूज़ कर लेंगे ना हम, है ना। यदि समतल दर्पण को आए तो कार्बन यहाँ से तो इससे तो नीचे लिख सकते हैं। हमको स्पष्ट चलना पता है व्हाइट है तो कार्बन है, नीचे है तो कार्बन है। नीचा में रहता था ना, इस पर भी लिख देते थे, पता नहीं। हाँ ठीक है। यदि समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए, थीटा कोण से घुमाया, याद कर लो, सिर्फ तुमको समझना नहीं है, 12th में समझना। समतल दर्पण कितना कोण से घुमा देंगे? थीटा कोण से घुमाया जाए। ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं तो परावर्तित किरण भी, हाँ वहाँ भी है। तो अब कभी कभी ऑब्जेक्टिव मैट्रिक में आ जाता है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा सेट करेगा तो उस कंडीशन में वैसा तो नहीं आएगा, फिर भी देख लेते हैं। यदि समतल दर्पण थीटा कोण से घुमाओगे तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाएगी, 2 थीटा कोण से घूम जाएगी। हालांकि तुम लोग को तो प्रूफ भी किए थे ना, प्रूफ भी कर चुके हैं, ये लोग को प्रूफ भी कर चुके हैं। तुमको नहीं करना है प्रूफ, क्योंकि मैट्रिक में ये है ही नहीं, फिर भी मैंने बता दिया है। कभी काल हो न हो कहीं एग्जाम में आ जाए तो उसको ऑब्जेक्टिव टिक कर लेना। अब देखो समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की, वैसे तो इसका और भी कई के से समरूपता, लेकिन मैट्रिक के संदर्भ में क्वेश्चन आएंगे तो कभी भी वो समरूपता की बात नहीं करेगा। सीधा कहेगा मैट्रिक में 2 गो समतल दर्पण है, एक समतल दर्पण ये है मेरा हाथ, एक समतल दर्पण ये है, दोनों को रखे हैं थीटा डिग्री, तो कितना डिग्री रखे हैं? थीटा डिग्री। तो बताइए कितना प्रतिबिंब बनेगा?
जैसे शेविंग कराने वाला जो रूम होता है उसमें जो व्यक्ति देखा होगा, एक मिरर आगे लगा हुआ है, सर मुँह के आगे, एक पीछे लगा हुआ है जी और उसमें तो खुद थोड़ा सा ऐसे होकर देखो, ऐसे होगा तो नहीं चलेगा पता, सीधा थोड़ा सा टेढ़ होकर देखो तो बहुत सारा प्रतिबिंब दिखाई देगा तुमको मिरर में, देगा नहीं दिखाई? जी ऐसा कब पॉसिबल है? बहुत सारा प्रतिबिंब। अब पीछे से यदि दर्पण हटा देगा एगो, मान लो पीछे में तुम्हारे पीठ के पीछे मोबाइल में दर्पण लगा हुआ नहीं है, तब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्या मिरर जो मुंह देखते हो डेली घर में, क्या ऐसा कुछ वहाँ हो रहा है? नहीं और यदि पीछे हम लगा देंगे तब हो रहा है। जी यानी कि प्रतिबिंब एक से अधिक तभी बन सकता है जब मिरर दो गो हो तब, और वो किसी एंगल पर रखा होगा तब। वाला बात फिक्स कर दिए, क्योंकि घर में तो एक मिरर है, उसमें तो बन ही नहीं रहा है। ऐसा सैलून में क्यों देखने को मिलता है कि वहाँ दो मिरर लगा हुआ है, इसलिए एक तुम्हारे सामने एक तुम्हारे पीछे, पीठ के पीछे, ऐसे करते हो तो बहुत सारा प्रतिबिंब दिखता है। तो अब दो समतल, एक समतल दर्पण ये है, एक समतल दर्पण ये है, दोनों को थीटा एंगल पर रखे हैं, थीटा कुछ भी हो सकता है, तो दोनों को थीटा एंगल पर रखे हैं और यहाँ 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 कहीं भी कोई वस्तु रखे हुए हैं, तो कितना प्रतिबिंब फोटो कॉपी बनेगा उस आभासी प्रतिबिंब इस मिरर में, कितना हम शक्ल देखेंगे। यानी कि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण मान लो थीटा एंगल पर है, एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, इस व्यक्ति का क्या को फोटो बनेगा मिरर में, बहुत कितना बनेगा नहीं तो होता है, यही निकालना हमको है, समझ में आ गया ना। तो दो समतल दर्पण के माना कि दो समतल दर्पण के बीच का जीरो अथी मतलब फिर करते जाओ, ग्रुप में डाल दिए हैं, चाहे कॉपी तुम्हारे पास तो होगा ना, फिजिक्स क्या होगा अब तू ले करके फिर उस प्रकार से इंटरचेंज कर लेना। माना कि दो समतल दर्पण के बीच का कोण थीटा है, और नोट्स तुम्हारे पास डेली जा ही रहा है। अब माना कि अब जो चीज़ लगता है नोट्स में नहीं है तो इसमें मिलेगा, उससे लिख सकते हो नोट्स में। माना कि दो समतल दर्पण के बीच का कोण थीटा है और पहला कंडीशन में n बराबर, तब उसके बीच में कितना प्रतिबिंब बनेंगे, कोई वस्तु रखे होंगे, दो समतल दर्पण है, बीच का कोण थीटा है, इसे यहाँ कोई वस्तु रखा है, तो बताइए इस वस्तु क्या प्रतिबिंब बनेगा? नहीं है, मान लिया कैपिटल N को प्रतिबिंब बनेगा, और वो कैपिटल N निकालने के लिए फार्मूला है, तो पढ़ा था ये वाला जो इसमें बताए थे, पढ़ा था ना इंटर में, हम पॉलिटेक्निक में नहीं पढ़ा था हैं? 3 दिन पीछे शायद नहीं पढ़ा तो था, ये सिंगल वाला तो पढ़ाई थे, 360 डिग्री अपन थीटा माइनस 1, ये फार्मूले हैं। हालांकि समरूपता सोना आप देखते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं देखते हैं। ये फार्मूला कब लगेंगे? यदि 360 डिग्री बचे थीटा सम संख्या हो। एक नंबर का हालांकि करा देंगे तुमको, ये फार्मूला तब होंगे यदि 360 डिग्री बचे थीटा कौन संख्या हो? संख्या। इसे एक एक काम चला लेते हैं, चलो दो लिख देते हैं। दूसरा फार्मूला है n बराबर 360 डिग्री बटे थीटा, और ये फार्मूला तब लगेंगे यदि 360 डिग्री बटे थीटा विषम संख्या हो। कौन संख्या हो? विषम संख्या हो, उस कंडीशन में बात करेंगे हम लोग, है ना। ये लगेंगे दो समतल दर्पण एक दूसरे के बीच थीटा एंगल पर है, उसके बीच बने कितना प्रतिबिंब हो सकते हैं? n बराबर इतना हो सकते हैं। ये कब लगेगा? जब ये सम संख्या होगा। ये कब लगेगा? जब ये विषम संख्या होंगे, है ना। चलो पूर्णांक तुमको कभी नहीं इतना आएगा, इतना ही तुम रखो। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लेते हैं थीटा बराबर 120 डिग्री है, ठीक है। दो गो समतल दर्पण है और दोनों मिट्टी में जब भी आएगा ना तो पॉइंट वाला कभी नहीं देगा, लेवल हाई हो जाता है थोड़ा सा, इतना काफ़ी है। दो चार डाटा हैं जो तुमको एग्जाम में आ सकते हैं। दो गो समतल दर्पण है और दोनों एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है, समझ में आ गया ना जी। चलो निकलो यहाँ से। दोनों समतल दर्पण एक दूसरे से कितना डिग्री कोण बना रहा है? 120 डिग्री। तो बताइए कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? n बराबर 360 डिग्री बटा 120 करो। अच्छा बोलो भाग दो कितने निकलेगा? 3। क्या विषम संख्या आ रहा है? छोड़ देंगे, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। अब देखो, अब मान लेते हैं थीटा बराबर 90 डिग्री है ना। तब बताओ प्रतिबिंब की संख्या कितना होगी? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, तो 360 डिग्री बटे पहले थीटा करो, तो बोलो 360 डिग्री बटे थीटा करेगा ना, तो 360 डिग्री बटे 90 कितना होता है? 4 होता है ना, यानी कि -1 लगा देंगे तो दोनों जगह, यानी कि सम संख्या जब भी आएगा कुछ नहीं याद रखो, ये फार्मूले होते हैं, यही लगेंगे, दूसरा कोई फार्मूला नहीं है। लेकिन सम आएगा ना तो 1 घटा देना आंसर में से,
यानी कि आंसर हमेशा कैसा आना चाहिए, विषम आना चाहिए। देखो यहाँ विषम आया, छोड़ दिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। 4 टका कभी दान नहीं दिया जाता है, कहेगा 5 टका दो, 101 कहते हो, ऐसे रखो ध्यान में। 101 और नंबर शुभ होती है। हाँ, तो यही इस प्रकार से तुम याद रख सकते हो। विषम आएगा तो कोई दिक्कत, यदि सम आएगा तो उससे कम कर देना। इसमें देखो 90, इसको क्या 4 दिया, ये घटा दिया तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा दोनों कंडीशन में। तो तुमको क्वेश्चन, अब मान लो दोनों समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री पर है, तो कितना प्रतिबिंब बनेंगे। तो n बराबर 360 डिग्री अपॉन 60 डिग्री, तो 0 0 6 गो, तो 100 कौन संख्या है, सम। ये घटा दिए, वैसे सम संख्या क्या होता है तो किसी को नहीं होगा पता, बताएंगे। ये कितना निकल गया, 6 - 1 करो, ऐसे करके 5 4 नंबर में। थीटा बराबर मान लेते हैं 30 डिग्री है, उस कंडीशन में कितना प्रतिबिंब बनेगा, 360 डिग्री बटे 30 डिग्री, बोलो 0 0 कितने होगा, 12 हो रहा है ना। तो 1 घटा दिए, जो ये 11 डायरेक्ट तो लिख देते, यानी कि हमेशा आना चाहिए ऑड नंबर, इवन नंबर कभी भी नहीं आना चाहिए। विषम संख्या अगर ठीक है, सम संख्या अगर गड़बड़ बात है घटाओ, क्योंकि सम संख्या या विषम संख्या में से 1 घटाओ तो समय विषम मिलेगा। हालांकि पढ़ाएंगे सम विषम तब सीखना, अभी ये सीख गया है ना। अच्छा, उस पर एक क्लास अलग से लेते हैं। तो 0 0 कट गया, 12 12 - 1 कितना बन गया, ये 11। सबसे इम्पोर्टेंट 180 डिग्री का बता दिया, इसमें नहीं बताए हैं। इम्पोर्टेंट कौन है, अब 180 और 0, बस इतना ही क्वेश्चन आएंगे तुमको, एग्जाम में नहीं छूटेगा। हालांकि पूछेगा नहीं, फिर भी बता दिए, बोला तो मैंने बता दिया। 360 डिग्री बटा 180 डिग्री -1, तो 0 0 कटाओ, 18 कितना, 18 2 में से गया 1, यानी कि 2 समतल दर्पण जब कितने डिग्री रखे हो, 180 डिग्री, उस कंडीशन में कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 6 नंबर में। थीटा बराबर 0 डिग्री, उस कंडीशन में बताओ, थीटा बराबर 360 डिग्री बटे 0 कितने होंगे, इन्फिनिटिव है ना। याद रखना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है वो, 180 रख लेना दिमाग में, एगो रख लेना थीटा बराबर इस कंडीशन इन्फिनिटिव। अब कब इन्फिनिटिव होगा, 2 समतल दर्पण कभी भी जब रखेंगे कितना डिग्री के एंगल पर, तो उस कंडीशन में कितने बनेंगे प्रतिबिंब, इन्फिनिटी बनेंगे। और ऐसा कंडीशन कहाँ होता है, वहीं पर सैलून में देखते हो ना, 0 डिग्री फैन रखा हुआ, ऐसे रखा हुआ है तो दोनों के बीच का कौन तो 0 बन रहा है ना। तो ऐसे करो तो बहुत सारा पिक्चर लगता है आदमी का, तो बहुत सारा इन्फिनिटी बन रहे हो। ये कंडीशन एक रखना, जब थीटा बराबर कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, तो उस कंडीशन कितना फोटो बनेगा, एक एगो 90 वाला होगा 3, तो तू निकाल भी सकते हो, कोई भी पूछे तो। यानी कि एग्जाम में यदि उसको पूछना होगा ना क्वेश्चन, तो इसी में से देगा वो डाटा, वो इससे बाहर, निकलो यहाँ से, क्या करना है, निकलो, इससे बाहर डाटा वो नहीं देंगे। समझ में आ गया ना बात, ये समझ में आया सबको। पूछना भी है तुमको कुछ, नहीं पूछना है। ये क्या एग्जाम आ सकता है, 99 चांस है नहीं आएगा, अपवाद 1% आएगा तो भी ठीक कर देना, आएगा तभी किस में आएगा, ऑब्जेक्टिव में। अब तो और आसान हो चुका है, मेट्रिक में क्या देता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, अब बनाना कितना है, 50, तो कुछ भी नहीं है। पहले तो था कि 50 में 50 बनाओ, तो उसमें टेंशन होता था, सब क्वेश्चन पढ़ना पड़ता था टीचर को, अगर मिस्टेक का चला जाएगा ना। जैसे अभी समय और भी बहुत सारे एग्जाम अभी है जहाँ की वो सारा नहीं सिस्टम है, तो ऑफर लाना है 20 को दिया 20 बनाना ही पड़ेगा, जैसे कंपटीशन में ऐसा होता है। वहाँ तो जितना करना है, तो वहाँ थोड़े गौफ है कि तू तो चलो ठीक है। अब खैर मनपसंद, अब तो टीचर को और फायदा हो गया, कैसी मार के पढ़ाएगा, नहीं फायदा है। 100 गो ऑब्जेक्टिव देता है, कोनो क्वेश्चन नहीं है पढ़ाया आप बात वाला, जिससे मान लो इससे ज़्यादा चांस है ठीक है पढ़ा दिए, ये सब क्वेश्चन नहीं हो पढ़ाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, का है हो सकता है 100 गो में आया एगो, तो क्या दिक्कत, दूसरा क्वेश्चन ना लगा विद्यार्थी तो कहेगा सब बन गया है, अब टेंशन नहीं है, तो पास कराना और ईजी हो गया है। फिर भी मैंने बता दिया उस चीज़ को। तो अब है तुम्हारा जो है, रखो इस छोटा, इसको अब मोड़ करके, हाँ ये अब कोई क्या करेगा बेवकूफ़ तरह ऐसे करके उठा सकेगा, उसको तो छोड़ते तब नहीं हम हैं। किताब पकड़ने उठाने के लिए सीखना चाहिए, पेज उल्टाने के लिए कोई ऐसे पकड़ के दे रहा है, समझ रहे हो ना, भैंस की तरह। ठीक है, काफी हाँ सीखो ऐसे करके, जब भी उल्टाना है उल्टा, नहीं तो कॉपी उसको हम देते भी नहीं है, नहीं तो कहेंगे जब मोबाइल से ही लिखो, समझ में आ गया ना। तो कॉपी उल्टाने सीखो, ऐसे उल्टाओगे डबल फायदा है, तुम्हारा कॉपी के कोर भी सीधा रहेगा और पेज भी कभी ख़राब नहीं होगा। ऐसे ऐसे कर पता चला तो खुद फाड़ दिए हो। तो समतल दर्पण का उपयोग मैंने बता दिया है, उपयोग नहीं कहा था समतल दर्पण का, यूज देखो, यूज ऑफ प्लेन मिरर, समतल दर्पण का उपयोग। कोई एब्सेंट आज है क्या, पवन
इसीलिए तो समतल दर्पण का उपयोग, यूज ऑफ प्लेन, बोलो बोलो शिवम, पढ़ा था तू हमसे, क्या बोले? उपयोग बोलो ना समतल दर्पण का। समतल दर्पण का उपयोग फेस देखने में करते हैं, उसके बाद चेहरा देखने में, रूम सजाने में, रूम सजाओगे इससे, मतलब बता नहीं। ड्रेसिंग टेबल में, ड्रेसिंग टेबल में आएगो, बाथरूम में क्यों, 3 नंबर में क्या बोला था, बाथरूम में बाथरूम मिरर में, टेलीस्कोप में थोड़ी, पेरिस्कोप, हाँ पेरिस्कोप ये क्या है? पनडुब्बी में यूज किया जाता है। हाँ पढ़े। ग्रुप में फोटो नहीं भेजे थे क्या, दिखा लाओ, निकालो, मोबाइल है किसी के पास, निकालो फोटो दिखा देते हैं। पेरिस्कोप में, उसके बाद है कैलिडोस्कोप में। क्या बोले, चारों टेक्निक वाला अब मैट्रिक है ना, वहाँ कहेगा 3 गो यूज को लिखे, तो मान लो 5 गो कहेंगे तब ना 3 गो रहेगा दिमाग में, इसको कैलिडोस्कोप में सीधा इतना रखिए। प्लेन मिरर कंप्लीट हुआ, इतना ही समतल दर्पण। समतल दर्पण कुछ है नहीं, वो तो कम में था, वो तो लोग 5 मिनट में पढ़ा देते हैं समतल दर्पण को, फिर भी मैंने जैसे कुछ बताने का प्रयास किया, इतना काफ़ी है प्लेन मिरर के लिए। यही देखो है कि क्या है, ये पेरिस्कोप है ना। और ये इसमें और बढ़ा सकते हो, युद्ध क्षेत्र में, हाँ युद्ध क्षेत्र में, कहाँ पर, युद्ध क्षेत्र में। तो ये पनडुब्बी है ना। पनडुब्बी मतलब जो पानी में क्या होते हैं, डूबे हुए रहते हैं। जैसे कौन होता है पानी में डूबे हुए, बताओ। पनडुब्बी तो है, एक्चुअली में नाम क्या, वो तो पनडुब्बी तो पनडुब्बी कहा, एक्चुअल में नाम क्या उसका है, पता है? नाम याद नहीं आ रहा है, बताते हैं। हवाई जहाज ऐसा कुछ भी नहीं है, याद आएगा अपने कभी याद आएगा, अभी क्लास के दौरान बता देंगे। ये होते हैं ना, एक प्रकार का कह सकते हो विस्फोटक है, बम बारूद गोला चलाएगा ये, 2 महीना 3 महीना पानी के अंदर रहता है ये। सबमरीन, क्या इसको कहते हो, सबमरीन, उसमें लगे होते हैं, है ना। है भारत के पास भी 5-6 सबमरीन होंगे, बड़े बड़े कंट्री के पास सबमरीन होते हैं, बहुत बड़े बड़े सबमरीन होंगे, करीब ले सकते हो 100 मीटर का लंबा, इतना बड़े सबमरीन होगा, जितना देख रहे हो ना वो जो कचरा फील्ड है 100 मीटर लंबा, उससे भी ज़्यादा लंबा सबमरीन होते हैं। उसमें परमाणु बम, न्यूक्लियर बम, सब बम रहेगा उपस्थित। तो उसका यूज मतलब युद्ध के क्षेत्र में किया जाता है। जब मान लो किसी कंट्री पर लैंड पर गिरा दिया बम, कोई देश आकर के, तो लैंड ध्वस्त हो गया, वहाँ पर यदि उसका अड्डा था, कि मान लो जैसे भी झारखंड में भी जनरली जो है बड़े बड़े परमाणु बम सब जो है साइंटिस्ट सब एक जगह नहीं रखा हुई, मतलब दिल्ली में रखा है। अरे दिल्ली में तो कुछ भी नहीं है, बालू का जहाँ एरिया है ना, राजस्थान हो गया, बॉर्डर इलाका हो गया, उससे थोड़ा हट करके जहाँ बालू ज़मीन पाया जाता है ना, तो वहाँ पर हथियार दबा के रखा जाता है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट रखते हैं वहाँ पर, समझ में आ गया ना। ऐसा क्यों, वो सब जरूरी नहीं है, मैं सिलेबस से बाहर चले जाते हैं बार बार हम, इतना रखो भी, छोड़ो न, कितना सीखेगा तुम। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, पनडुब्बी में, बात खत्म है। करंट अफेयर जब पढ़ोगे ना कभी भी, कॉम्पिटिशन तैयारी सब चीज़ जान जाओगे खुद से। अभी सिलेबस पढ़ लो, वही काफ़ी है अच्छे से, ये समझ में आ गया ना। आगे बढ़ते हैं, इसको जैसे जानकारी होगा क्लास 5 पूछ लेना, क्लास में ना, फ्री कभी रहेंगे तब पूछना, कितना चीज़ जानेगा। ये समझ में, युद्ध क्षेत्र में किए जाते हैं, इतना एक लाइन काफ़ी है। युद्ध क्षेत्र में क्या जाते हैं, कैलिडोस्कोप, पेरिस्कोप, मिरर, ड्रेसिंग टेबल सारा देखने में। अब चलो, नहीं तो तुम्हारा सिलेबस रह जाता है। अब उसका देख लेते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण। हाँ मोटा मोटी तो 2 ही मानते हैं हम भी, 1 3 चलो वैसे है, मोटा मोटी 2 ही है। सिलेबस पढ़ो अपना जो पढ़ने आए हो। दर्पण, मिरर, दर्पण टाइप्स ऑफ मिरर। पहला हो गया समतल दर्पण, जो पढ़ चुके हो अच्छे से। पहला कौन दर्पण है, प्लेन मिरर। जिसको जानना होगा ना तुमको सबमरीन क्या है, यूट्यूब करो, मोबाइल किस लिए खरीदे हो, करो सबमरीन, ढेर कुछ दिखाएगा, फोटो करके गूगल सर्च से मारो, सबमरीन दिखाएगा, है ना। जितना ज़रूरी था तुम्हारे लेवल के अनुसार मैंने कह दिया। उसके बाद है गोलीय, उसके बाद क्या है,
गोलीय दर्पण, और उसके बाद हो गया परवलयिक दर्पण। और हमको जो सिलेबस में पढ़ना है, इन डेप्थ में वो पढ़ना है गोलीय दर्पण। और शुरू वाला जो क्लास जब करवाए थे उसको आप खोलो, आगे बढ़ाओ, बढ़ने दो। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और ये है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट पेज आप बढ़ाओ। अब पहले टेक्निकल टर्म देखेंगे कि ये जो होती है समतल दर्पण क्या होती है। तो समतल दर्पण सबको पता है वह। अच्छा, पहले दर्पण क्या है वो देख लो। मिरर क्या होती है? वह चिकनी और चमकीली सतह है, एक प्रकार का सरफेस है। चिकनी और कैसा होगा? चमकीली होगा, जो नियमित रूप से अर्थात निश्चित नियमानुसार प्रकाश को परावर्तित करे। निश्चित नियमानुसार परावर्तित करे, वर्खावर नहीं हो उसे ही। और जिसका एक सतह क्या हो? सिल्वर रजतित हो, मतलब कलई किया हुआ हो, एक तरफ पेंट किया हुआ हो, उसे ही दर्पण कहेंगे। दर्पण जब भी बात करेंगे एक तरफ पेंट किया हुआ आवश्यक है। जब ऐसा नहीं होगा, दर्पण नहीं होगा, तब तो वो लेंस हो जाएगा, कांच हो जाएगा, ग्लास को उसको ग्लास हो जाएंगे। तो दर्पण जब भी आएगा तो एक तरफ क्या होना चाहिए? पेंट किया हुआ होना, यानी कि पेंट मतलब कौन? सिल्वर। तो सिंपल पेंट यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कौन कलर कर देंगे? कुछ भी दिखता है ना, मैं ट्राई मारना ट्राई अच्छे से, लेकिन पेंट होना चाहिए, समझ रहे हो ना, उससे भी काम हो जाएंगे। अरे आजकल तो सस्ता सिल्वर कौन करता है? तो कहने के लिए कॉपी किताब में एग्जाम में टिक मारने के लिए सिल्वर में, तो कोनो पेंट चढ़ा देगा उस पर, देखते नहीं उखड़ जाता है, नहीं देखता है। सिल्वर करेगा तो 10 टका का मिरर है, उसको सिल्वर सस्ता पड़ेगा क्या? तो सोचो, सिंपल सी बात है, क्या सस्ता पड़ेगा? वो तो एग्जाम में टिक लगाना है तो सिल्वर कर देते हैं, बात खत्म है, चलो रजतित कर दिए, हो गया। एक्चुअली में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, हैं? एगो शीशा है, उतना बनने में मेहनत लगा, तुमको 10 टका मिल रहा है, ऊपर से प्लास्टिको लगा रहा है, तो सिल्वरो चढ़ाओगे उस पर, तो खुरच के लोग ने उसी से सब चीज़ करेगा। 10-10 टका का लो पेज। तो ये समतल दर्पण हो गया। प्लेन मिरर ये होती है। दर्पण समझ जाएगा ना? दर्पण उसे कहते हैं जिसकी चिकनी और चमकीली सतह हो, और जिसका एक सरफेस अवश्य रूप से रजतित किया गया हो, सिल्वर किया गया हो, उसे ही दर्पण मिरर कहते हैं। समतल दर्पण क्या होती है? जिसका एक सतह क्या हो? समतल हो, एक सतह प्लेन हो और दूसरा सरफेस रजतित सिल्वर किया गया हो, उसे ही प्लेन मिरर कहते हैं। अब पढ़ो गोलीय मिरर के बारे में। गोलीय दर्पण दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब जितना इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे इसमें, सबको एक ही फिगर में हम दिखा देते हैं टोटल को। अच्छा, पहले है मैंने वहाँ पे लिखा था कि गोलीय दर्पण होते हैं 2 प्रकार के। कौन दर्पण बोले थे? गोलीय दर्पण। एगो कोई गोला ले लो, दोनों माने वही जो क्रिकेट सब में होता है, खेलने वाला खोखला गोला, और उसको 2 टुकड़ा में बांट देते हैं। कितना टुकड़ा में? 2 बीच से उसको 2 भाग में बांट दो। एक को बना लेंगे उससे उत्तल, एक को बना लेंगे उससे अवतल। तो उस चीज़ को हम बताने का प्रयास करते हैं, कैसे बनते हैं उत्तल और कैसे बनते हैं अवतल। ये कुछ मान लो एक गोला ले लिया है, ये क्या ले लिया? एक ठो गोल है ना? ठीक से बना है? गोला तो नहीं है। गोला नहीं है तब क्या है? तो गोला ठीक कर दिखाओ कहाँ पर? गोला बना, वृत्त बनाओ, ऐसे बनेगा ना जी। मान लो गोला है, हाँ मान लीजिए, समझ जाएगा ना। अरे कॉपी पर जितना कुछ होता है, सूर्यो बन जाता है कॉपी पर, उतना बड़ा सूर्य है, समझने वाली बात है ना। तो इसीलिए तो इसका सबसे अधिक वैलिडिटी है, समझ जाएगा ना। इसका बहुत बड़ा वैल्यू, इसमें कुछ भी तो बना सकते हो, जो मन चाहे वो। साइज छोटे हैं लेकिन हैं बहुत बड़े। तो मैंने कहा कि एक गोला मान लिए, तो फुटबॉल वाला गेंद एग्जाम्पशन करो जो क्रिकेट में खेलते हो, गोल सब गल्फ में सब नहीं होता, पैर से जो इधर उधर करेगा, इधर से उधर बड़का बड़का, वही है, ले लिया एक ठो। अब 20 से 2 टुकड़ा में क्या करो? उसको काट देंगे। तो यहाँ से मान लो ये 20 से 2 टुकड़ा में, एक टुकड़ा इधर है, एक टुकड़ा इधर, कट चुके हैं। 2 टुकड़ा हो गया तुम्हारे पास। अच्छा, अब वो जो 2 टुकड़ा हो चुका है, उसी को एक से अभी वो
दोनों आर पार दिख रहा है। अभी वो जो लिए हो ना, वो ग्लास कांच है, वो क्या है, कांच। स्फेरिकल कांच है वो, जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं। अब उससे हम बनाएंगे गोलीय दर्पण, जो कि दो प्रकार, एक उत्तल होते हैं, क्या होते हैं, अब उसी जो कांच है ना, पेंट उंट करके एक बना लेंगे उत्तल, उससे एक बना लेंगे अवतल। समझ में आ गया ना। जी। तो चलो, एक दो भाग बटा है, एक टुकड़ा को दिखा देते हैं ऐसे करके। एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा इधर हो गया, तो उसके बाद में दिखाएंगे हम लोग। जी। समझ में आ गया ना। अच्छा, एक टुकड़ा ये हुआ, एक बार इधर से कर देते हैं पेंट इस टुकड़ा में, एक इधर वाला टुकड़ा कर देंगे अंदर से, दो दर्पण बन जाएगा। कहेगा एक ही तरफ कीजिए तब तो एक ही प्रकार दर्पण बनेगा ना, अपोजिट करेगा तब दो प्रकार दर्पण बनेगा। समझने वाली बात है। इस टुकड़ा में क्या करते हैं हम, इधर से पेंट कर देते हैं, मतलब पेंट मतलब बोले तो क्या समझिएगा, सिल्वर्ड कर देते हैं, रजतित कर देते हैं। पेंट मतलब ये वो जो ऐसे ऐसे दिखाते हो ना, इसका मतलब ये होती है कि आप पेंट किए हैं, सिल्वर्ड किए हैं और रजतित किए हैं। इसका मतलब है क्या, रजतित किए हो, यानी कि सिल्वर्ड किए हो। लेकिन एक्चुअली में क्या होती है, सिल्वर्ड होती है, नहीं। कापी कलम होता है, कुछ तो कुछ संभव है। सिल्वर्ड कर दिए, उस पर कुछ धर्म तो बार बार भाग रहा है, रख दो उसी को। सिल्वर्ड कर दिया, क्या कर दिया, रजतित कर दिया। अब तूने ये चीज़ कर दिया। अच्छा, कुछ नाम दे देते हैं ए, इसका कुछ नाम दे देते हैं बी, ये अच्छा सेंटर कुछ नाम दे देते हैं, सेंटर कहते हो ना, CENTR, सेंटर, सी आता है ना, चलो सी कह देते हैं। क्या कह दिया सेंटर को, सेंटर, CNC से सेंटर कह दिया। अब आप मान बार बात नहीं कहेंगे कि एगो कांच लिया काटा, नाम दे दिया AB, तो बुझ जाएगा तू। अच्छा, वो बारे में कटलका वाला बात कर रहे हैं, हाँ उसी बारे में बात कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। AB नाम दे दिया। ये एक मिरर जो बना है, इसका नाम क्या है, AB है, और इसका सेंटर क्या है, सी। अच्छा ये किसी किसका सेंटर है, गोला का सेंटर सी है, याद रखना। ये सेंटर किसका है, गोला का सेंटर। अच्छा, ये किया, एगो ऐसे पत्ती टुकड़ा निकला है, नहीं, वो कुछ इस प्रकार से होंगे। तो एजम्पशन करो, वो जो फुटबॉल वाला गेंद था, वो कांच का लिए थे, गोल का एगो, और दो टुकड़ा बांटे हो तो कर्व्ड सरफेस निकलेगा ना जी। कैसा होगा, ऐसे घकुल टाइप से कुछ होगा ना। इधर से पेंट कर दिए हो, और दोसर में को यही है, या इसी ने टुकड़ा लो अंदर से पेंट किए हो, अंदर वाला दिखाओ, अंदर वाला दिखा देते हैं यहाँ पर, है ना। दोसर जो है ये इस प्रकार से ले लिए हैं। और दोसर में क्या करते हैं, इधर वाला टुकड़ा एगो हो गया, एगो टुकड़ा वाला किधर बचा है, इधर वाला बचा है ना। चलो, इधर से भी एगो यहाँ से काटेंगे तो एगो तो निकल गया, एगो दोसर ये। बोलो, समझ में आया यहाँ तक जी। ये कटल का ही हो गया ना, इसी का अलग दिखा दिया कटल का। अब इसको बाहर से पेंट, इसको अंदर से पेंट कर देते हैं, रजतित या सिल्वर्ड करेंगे। अच्छा, क्या ये इधर से पेंट किया हुआ है, नहीं तो नहीं किया हुआ है। अच्छा, पता, लाइट इधर से मारेगा, लाइट इधर से मारेगा, इधर से पेंट नहीं किया उधर से, इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं, इसको कह देंगे परावर्तक सतह। क्या कह देंगे उसको, परावर्तक सतह। उसको परावर्तक सतह मैंने कह दिया। इसको कर देते हैं अंदर से पेंट, है ना, इसको अंदर से पेंट कर दिया है हमने, है ना, इसको मैंने अंदर से पेंट कर दिया, इस प्रकार से कुछ पेंट कर दिया है। नाम दे देते हैं इसको भी, चलो। अच्छा, इसका कुछ सेंटर होगा ना, अच्छा सेंटर होगा C, ये सेंटर C हो गया, सेंटर क्या होंगे, C सेंटर हो गया है। अच्छा, इसका भी नाम चलो AB देना है, तो जैसे बुक का है तुमको उसी नाम, उससे कुछ फर्क नहीं, जो मानना मान लो, AB मान लिया है मैंने। तो अब बताओ, इसका इधर वाला सरफेस क्या किया हुआ है, सिल्वर्ड किया है, रजतित किया हुआ है ना, सिल्वर्ड किया हुआ है, SILVERED, रजतित किया हुआ। और इसका परावर्तक सतह ये हो गया, ये कौन सतह है, परावर्तक सतह। ये परावर्तक सतह है, समझ में आ गया ना। ये परावर्तक सतह हो गया, मतलब परावर्तक सतह जिससे लाइट्स क्या होंगे, रिफ्लेक्ट टकरा करके भागेंगे। अच्छी बात है। अब देखो, इसमें देखो, इसका परावर्तक सतह ये है ऊपर वाला, इधर वाला, इसका परावर्तक सतह अंदर वाला है, और ये इसका किनारा ये होगा, ये होगा बिचला भाग, और ये भी किनारा, ये बिचला भाग। उसी प्रकार इसका बात करेंगे, ये किनारा छोर, ये भी छोर किनारा, ये बिचला भाग जी, यानी कि मध्य भाग भी कह सकते हो, नहीं कह सकते हो। ये किनारा हो गया, इसको बिचला भाग बोलेंगे या मध्य भाग बोलेंगे। यहाँ भी ये किनारा हो गया, इसको बिचला भाग या क्या बोलेंगे, यहीं से डिफिनेशन निकलते हैं।
डायरेक्ट डिफिनेशन मत रटो, पहले टेक्निकल टर्म को समझो फिर डिफिनेशन। अब इसमें एगो का नाम देंगे उत्तल, एगो का नाम देंगे अवतल। तो हम लोग ने डिफाइन होता नहीं, हम लोग ने डिफाइन किया है जो अवतल दर्पण, जिस दर्पण की परावर्तक सतह धसी हुई रहती है अर्थात केंद्र की ओर होती है। परावर्तक सतह किसकी ओर होगी धसी होगी और किसकी ओर होंगी, किनारे केंद्र की ओर। यानी कि परावर्तक सतह किनारे का अपेक्षा क्या होगी, धसी हुई, और केंद्र की तरफ होंगी। तो अब इसमें कौन अवतल है, ये है अवतल जी ये इसका है ना परावर्तक सतह, जी और ये क्या हुआ है, किनारे पे धसी हुई है ना, जी तो इसको हम लोगों ने नाम दे दिया है अवतल। अवतल, है ना। तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह धसी रहती है, परावर्तक सतह मतलब जिससे लाइट टकरा करके रिफ्लेक्ट होंगी, वो क्या होती है, धसी हुई रहती है अर्थात केंद्र की ओर होती है, अवतल दर्पण कहलाता है। तो इस दर्पण का चलो नाम दे देते हैं अवतल दर्पण। ये कौन दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। अवतलन है, जी ये अवतल दर्पण है ना। ये अवतल दर्पण है, इंग्लिश में कहते हो कनकेव मिरर, इंग्लिश में क्या कहते हो, कनकेव मिरर। और इसी का जो नाम एक है और है वो नाम, हालांकि ऐसा क्यों धरे हैं आगे डिस्कस हम करेंगे, उसको कहते हो अभिसारी दर्पण, यानी कि कन्वर्जिंग लेंस। इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, कन्वर्जिंग लेंस, सॉरी मिरर, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। और ये अवतल दर्पण हो गया। तो अवतल दर्पण डिफरेंस कहेंगे जिस दर्पण की परावर्तक सतह किनारे का अपेक्षा बीच में धसी परावर्तक सतह किनारे की अपेक्षा बीच में क्या हो, धसी हो। उसे कहते हैं दर्पण। इसमें देखो परावर्तक सतह ये जो है किनारे की अपेक्षा बीच में क्या हुआ है, उठी हो। तो उसे कौन दर्पण बोलेंगे, उत्तल। तो इसका नाम हो गया उत्तल दर्पण, या इसको हम लोग बोलेंगे अपसारी उत्तल दर्पण, या इसी को कहते हो अपसारी, इसको कन्वेक्स। ऐसा क्यों कहते हैं, कनकेव है ना, जी अरे वो कनकेव है कि कन्वेक्शन होगा, जी ये हमारे RRR है, स्क्रीन पे ठीक से लिख लेना। इसको अपसारी कहते हैं, और क्यों कहते हैं वो बाद में चर्चा करेंगे, वो बाद में चर्चा का विषय है। ये क्या हो गया, अपसारी दर्पण हो गया। ये दोनों बात हुआ क्लियर। अब इसी में हम सारा टेक्निकल टर्म सोचते हैं लिख देने के लिए, चलो कोशिश करते हैं, जगह मिलेगा, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया ना सबको जी। उसके बाद है देखो पाराबोलिक दर्पण, वो दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता उसे कैसे दर्पण कहते हैं, परवलिक। जैसे परवल को काटो, क्या परवल पूर्णतः गोल है, परवल 2 टुकड़ा बांट दो, अब बीच से एक पार्ट क्या हो गया, परवलिक दर्पण। समझ में आ गया ना, वही क्या दर्पण हो गए हैं, जो पूर्णतः गोल नहीं हो, वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होती है, परवलिक दर्पण। जैसे ये फिगर देख रहे हो, तो ये हो गए हैं परवलिक दर्पण। छोटा सा फिगर बना देते हैं हम, हालांकि परवलिक दर्पण मेरे काम का नहीं है, घुसता भी नहीं है। तो इस प्रकार के दर्पण जो होंगे ना, इस प्रकार के, तो ये हो गए हैं परवलिक दर्पण, वो दर्पण जो पूर्णतः गोल नहीं होते। अभी काफ़ी टेक्निकल टर्म हम लोग लिखेंगे, अब सबको समझते भी जाएंगे और पढ़ते भी जाएंगे, इसमें दर्पण में भी और इस दर्पण में भी। और समझने का प्रयास करना, ये समझ में आ गया तो समझ लेना, दर्पण खत्म तो लेंस भी खत्म, बात खत्म है। 4 गो चैप्टर है, एगो प्रकाश, एगो क्या है, प्रकाश के बाद मैग्नेट, उसके बाद मैग्नेट, हाँ विद्युत, 3 गो चैप्टर है 10वां में। चलो ठीक है। तो वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होती है, पहला है, यही तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब इसी क्या करना है तुमको, तुम्हारे बुक में भी उसी प्रकार से लिखा है, डिफाइन किया गया है सब, देखो है ना, इसमें ध्रुव लिखा हुआ, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष, अब यही आला वाला सब देखेंगे क्या होती है, इसी में तो लगेगा सब, है ना। अब तो इसी में सब आएंगे ना। तो पहला टर्म है वक्रता केंद्र, जिसे कहते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो ठीक है, वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होती है, यहाँ लिखते हैं वक्रता केंद्र TRE सेंटर ऑफ कर्वेचर। तुमको बताओ डिफिनेशन बताएगा वक्रता केंद्र का। अच्छा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, C, इसका सिंबल क्या हो गया, C। पहले टर्म लिख देते हैं इंग्लिश हिंदी नाम यहाँ सबका, बाद में वहाँ सिंबल से दिखा देंगे, है ना। ये C हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद है ध्रुव, उसके बाद है ध्रुव जिसे क्या कहते हो, पोल कहते हो, इसे सिंबल क्या है, P, कैपिटल P कह दिया। उसके बाद है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष या इसी को कहते हो प्रधान अक्ष, इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, इसका कोई सिंबल नहीं है, आगे बात करेंगे। उसके बाद है दर्पण का द्वारा पढ़ाएंगे। उसके बाद है वक्रता त्रिज्या, वक्रता
त्रिज्या, रेडियस ऑफ कार्वेचर, रेडियस ऑफ कार्वेचर। एक चैप्टर खत्म करके फिर दूसरे पेपर चैप्टर खत्म करेंगे। इस प्रकार से हम काम करते हैं। कैपिटल आर इसका सिंबल क्या हो गया, कैपिटल आर। उसके बाद क्या है, रेडियस ऑफ कार्वेचर का फोकल दूरी, फोकल दूरी नहीं, पहले क्या होगा, फोकस, है ना, जी FOCUS। और यहाँ कैपिटल लेफ्ट, इसका सिंबल क्या हो गए हैं, कैपिटल है। उसके बाद है फोकस दूरी, इंग्लिश में क्या कहते हो, फोकल लेंथ। छोटा है। और इसको क्या कहते हो, स्मॉल लेफ्ट, ताकि दोनों में अंतर हो। और कुछ है बचल, नहीं। अब नहीं है, इतने टेक्निकल टर्म है ना। और इतने गो है लेंस में भी, इतने गो है मिरर में भी। अब सारी चीज़ को हम जितना इसमें लिखे हैं ना, तो इतना जगह नहीं, हालांकि इधर तो सिंबॉलिक रूप से और समझना डिफिनेशन कैसे बनते हैं उसको सीखना। अब बोलो, शुरू में हम कैसा दर्पण लिए थे, एक तो दर्पण तो लिए नहीं थे, मतलब एक कांच लिए थे, उसको पेंट करके मैंने बना दिया, नाम दे दिया अलग अलग। ठीक है, तुम्हारा परावर्तक सतह किनारे की अपेक्षा बीच में उठल है, तुम्हारा नाम उत्तल, और उससे यानी उठा हुआ होगा। कौन उठा हुआ होगा, तो परावर्तक सतह। परावर्तक। इस प्रकार याद रखना, इसका उठा हुआ होगा परावर्तक सतह, इसका क्या होंगे, उसका धसे हुए रहेंगे। इसे अब सारी क्यों कहेंगे, याद हो जाएगा बाद में, इसके हम लोग अब सारी याद हो जाएगा, है ना। ये वाला बात हो गई। अब जैसे पहला डिफिनेशन देखो केंद्र का है, तो ये तो केंद्र है, ठीक है, सी। अब तो सी सिंबल समझ जाएगा ना, यहाँ लिखल है उसका पूरा बायोडाटा। तो क्या होती है, लिखा है गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है। तो गोलीय दर्पण खोखला गोला का भाग है, गोलीय में यानी कि उत्तल भी आ जाएगा और क्या जाएगा, तो खोखला गोला का एक भाग है, टुकड़ा है, मतलब भाग मतलब टुकड़ा। उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण जो लेंगे, स्फेरिकल मिरर, एक खोखले गोले की क्या होती है, भाग होती है। अच्छा, गोला है तो कुछ केंद्र होगा, उसी केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र हम लोग कहेंगे। जो उस खोखले गोले का सेंटर होगा, उसी सेंटर को दर्पण का वक्रता केंद्र बोलेंगे। समझ में आ गया ना। जैसे सर्किल लेते हो तो वहाँ भी केंद्र होती है, अब गोला लगा तो वहाँ भी केंद्र होगा, तो उसी केंद्र को दर्पण का भी वक्रता केंद्र हम लोग बोलेंगे। तो इसे इंडिकेट करते हैं किस चीज़ से, सी से। तो यहाँ पर सी लिखल है, यहाँ पर भी सी लिखल है। चलो सी वाला गप तो हो गया। सी किसे कहेंगे, बोलो सी क्या है, गोलीय दर्पण क्या है, एक खोखला गोला का भाग है, और उस गोला का चूंकि ये केंद्र होगा, तो वही केंद्र दर्पण का भी केंद्र होंगे, जिससे वक्रता केंद्र मैंने नाम दे दिया। जैसे सी कहा, कैपिटल सी, स्मॉल सी नहीं, कैपिटल सी रखना ध्यान में ना। उसके बाद देखो ध्रुव क्या होती है। अच्छा, ये गोलीय दर्पण है ना। अच्छा, यहाँ से नापो 10, मान लो एक फीट होगा, तो आधा फीट पर जो सेंटर आएगी ना, उसी को पोल कह देंगे, यानी कि मध्य बिंदु या ज्यामिति केंद्र उसी कहते हो। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु या और क्या बोले, ज्यामिति केंद्र, दोनों क्या कहते हो, पोल। अब पोल यहाँ होंगे, सेंटर में होंगे, तो इसको आज से क्या कह देंगे, पी। अब पी से यहाँ भी उसी प्रकार से क्या होंगे, पोल होंगे। तो डिफिनेशन समझ में आ गया, क्या हुआ पोल, बताओ। गोलीय दर्पण कि मध्य बिंदु को पोल कहते हैं, इसमें या ज्यामिति केंद्र को ध्रुव कहते हैं। इसे पी क्या जाता है, यहाँ भी लिखा हुआ है। दूसरे शब्दों में दर्पण की सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। ये समझ में आ गया ना। अब देखो, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, दोनों को मिलाओ। दोनों क्या कर रहा है, मिला देते हैं दोनों को। ठीक है, तू कहा मिला देते हैं, दोनों को मिला दिए। यहाँ भी क्या करते हैं, दोनों को मिला देते हैं। मिल गया ना। अच्छा, ये मिला दिए हो ना, तो इसी का नाम है। अब किसको किसको मिलाया, सी और पी। ये सी है, यहाँ बुझो ये पी है, ये भी सी है, यहाँ बुझो क्या पी है, सी पी मिला हो ना। इसका नाम कुछ दे देते हैं ताकि बोलने में आसानी हो। चलो, इसका नाम दे देते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। इस आज इसको क्या बोलेगा, मुख्य अक्ष। समझ में आ गया ना। इसको क्या बोला है, मुख्य अक्ष। मैंने नाम दे दिया, सी पी के मिलाया तो उसको क्या कह दिया, मुख्य अक्ष। अच्छा, मुख्य अक्ष बना कैसे, क्योंकि सी और पी के मिलाया। आज से कोई पूछेगा मुख्य अक्ष क्या होती है, तो बोलेंगे वक्रता केंद्र और पोल को मिलाने वाले लाइन को क्या कहते हो, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। समझ में आ गया ना। यहाँ भी वही बात होंगे, यहाँ भी ये मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष हो गया। इतना हो गया क्लियर जी, ये बात हो गई। अब उसके बाद देखो, प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष, गौण अक्ष भी हालांकि पढ़ाएंगे। गौण अक्ष पढ़े हो, नहीं पढ़ा होगा ये तो वो पढ़ाएंगे। गौण अक्ष क्या होती है, मतलब क्या होता है गौण अक्ष, दर्पण का द्वारा क्या होती है, सेंटर से होकर के सर जी किधरों से टकरा जाएगा। गौण अक्ष। गौने अक्ष तो बोला तो कॉपी में आचरण भाई इसी कॉपी में पढ़ा रहे थे ना। ना, अंकित के फेयर में। अच्छा, देखा था, वो तो मेरा ही है दिया हुआ, तो फिर तो जहाँ पढ़ाए हैं वहीं मिलेगा, या मेरे कॉपी जिसके पास होगा वहाँ मिलेगा। तो ये आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा, वक्रता केंद्र भी समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब देखो,
ये सी है ना, ये पी है, और यहाँ भी ये सी है, और ये भी यहाँ पर क्या है, बी। अच्छा दोनों के लिए कुछ दूरी होगा ना, जी। कुछ नाम दे देते हैं ताकि बोलने में क्या हो, आसानी हो, सिंबल, ताकि ये बोलेंगे बुझ जाना किस में की दूरी है, सी कितनी में दूरी है, सी, थोड़ा स्पीड बोल देते हैं धीरे धीरे, ए ए हट, ये सी है और ये क्या है, बी है, इस दोनों के बीच में कुछ क्या होंगे, दूरी होंगे। आदत है बोलने रेडियो वाला, क्या करेंगे, 100 दिन से इससे पढ़ाए हैं, नहीं समझ रहे हो, बहुत फास्ट देख रहे, इसीलिए कंट्रोल करते हैं ताकि धीमे तुम लोग को, नहीं तो फिर दिक्कत, बोलते देंगे तो सुन नहीं करेगा, बोले क्या है, 1 सेकंड में कितना वर्ड बोल देंगे, 1/10 सेकंड के अंदर 2-3 वर्ड, समझ रहे हो ना, तो पारे नहीं, इसलिए धीमी से उधर शुरू, गजब है, इधर बंद किया तो उधर फिर शुरू। तो मैंने क्या कहा, सी और पी दोनों के बीच का कुछ दूरी होगा ना, जी। बार बार नहीं कहेंगे सी पी का दूरी कितना होगा, कुछ होगा नहीं पता है, चलो आज इसको हमने कह दिया आर, क्या कह दिया हमने इसको, आर। आज इसको क्या कह दिया, ठीक है, सी और पी के बीच का दूरी आर कहेंगे तो आपसे क्या बुझेगा, दूरी, आर, इसके बीच को दूरी आर नाम दे दिया है, अब से बोलेंगे आर क्या है, दिमाग में तो तमाम, अच्छा सी और पी के बीच का दूरी क्या होगा, आर, चूंकि ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या है, तो वक्रता त्रिज्या, और ये पोल है, तो वक्रता त्रिज्या ही है ना जी, नहीं वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र है ना, तो इसको वक्रता त्रिज्या बोल देंगे, ये वक्रता केंद्र हो गया, क्योंकि दूरी यहीं से नापे हो पोल तक के, इसीलिए इसको वक्रता त्रिज्या कह देंगे, और इसे आर से सूचित करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कह देंगे, वक्रता केंद्र से नापे हो ना, तो वक्रता त्रिज्या हो गया, सिंपल सी बात है, ऐसे नाम होते हैं। तो बोलो क्या होती है, आर है क्या, पोल और सेंटर के बीच के दूरी, उसको मैंने आर कह दिया, तो चूंकि ये सी तक है और सी वक्रता केंद्र है, इसलिए वक्रता त्रिज्या हो गया, तो डिफिनेशन बोलो आर का, हाँ, वक्रता केंद्र और पी के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, याद करने वाला थोड़े है, मैंने नाम दिया था ना शुरू में, सोचो तुमने खुद बोला था ना कि ये बोलने में तकलीफ होगा, सी और पी बाबा कितने कहेंगे कि सी और पी के बीच में दूरी कितना होगा, बोलो, सीधा कह देंगे आर बोलो कितना है, तो बुझ जाएगा, अच्छा आर बोला है, ठीक है, तो सी और पी की दूरी बोले होंगे, अब डिफिनेशन कहना होगा तो इसी को बना के बोल देंगे, वक्रता केंद्र और पोल के बीच दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, डिफिनेशन तो याद करने वाला है ही नहीं, ऐसे करके पढ़ो, आखिर वो बना कैसे, ऐसे उसी प्रकार से, तो यहाँ भी कुछ इसी प्रकार से बात करेंगे, सी और पी के बीच कुछ दूरी होगा ना, उसको क्या कह देते हैं, आर कह देते हैं, इतना बात समझ में आ गया, सोचा अभी तक फोकस नहीं आया, इतना आसानी से फोकस नहीं आता है, ई बिंदु को सर जी, किसको, ई, हाँ, ये तो पहले लिख दिया, पी से पोल ध्रुव हुआ, हाँ तो समझ, तब कौन बिंदु को, भूल गए थे ध्रुव, इतने बात इसमें है, अभी फोकस का रोल नहीं आएगा इसमें, समझ में आ गया ना, अभी फोकस का रोल इसमें नहीं आया है, हालांकि लिख देते हैं इसमें, एक ही बात लिखा रहेगा, सब ठीक रहेगा, फोकस लिख देते हैं। अब चलो यहाँ से यहाँ मान लेते हैं 3 फीट होगा, कितना होगा, 3 फीट, अच्छा हम चाहते हैं बीच में बैठने के लिए, कहाँ चाहते हैं बैठने के लिए, बीच में, तो 3 फीट का कितना होगा, 1.5 फीट, एगो वहाँ अड्डा लगा देते हैं, अड्डा को बोलेंगे एफ, क्या बोलेगा उसको, एफ, यानी कि एफ क्या है, फोकस, छोटा एफ होगा, नहीं बड़का ऐप होगा, छोटका ऐप तो दूरी न होगा, समझ में आ गया, फोकस होते हैं ना और कैपिटल एफ होते हैं, फोकस दूरी होती है, मैंने दूरी तो कहा ही नहीं, मैंने तो बिंदु का नाम दिया, दिमाग में दूरी हो सकता है, अच्छा मैंने क्या कहा, सी और आर है ना, सी और पी है, कुछ दूरी होंगे 3 फीट 4 फीट, हमने क्या सोचा, हम बीच में बैठेंगे, एगो अड्डा बना देते हैं, मचान गाड़ देते हैं वहाँ पर, मचाना का नाम क्या देते हैं, सेंटर, उसको एफ कह दिया है, अच्छा उसका नाम आज से फोकस दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, फोकस बोलना है उसको, समझ में आ गया ना, बीच में बैठने के बाद क्या बोलना उसको, फोकस, एफ ओ सी यू एस, अब चूँकि फोकस एफ शुरू से मैंने एफ कह दिया। अच्छा बताओ, तुमने खुद कहा है कि यहाँ से यहाँ जितना दूरी होगा उसके बीच में दूरी रखे हो ना, बाद में बात कुछ करेंगे, अच्छा बताओ, तो यहाँ से यहाँ 4 फीट है, तो यहाँ से कितना होंगे, 2 फीट, अच्छा ये चूँकि फोकस पोल के बीच में कुछ दूरी होंगे ना, उसको किस कह देते हैं, स्मॉल एफ, ये कैपिटल एफ, इसको क्या कह देते हैं हम लोग, स्मॉल एफ कह देते हैं, इसको स्मॉल एफ कह दिया, और चूँकि ये फोकस और पोल की दूरी है, इसीलिए फोकस दूरी लगा दिया, ये फोकस है ना, और दूरी, देखो इसमें सब चीज़ कहाँ से नापेगा, पोल से ही, आयल हो गया, बॉन्डिंग हो गया, बॉन्डी का पार गया छक्का, और बॉन्डी का पार गया नहीं हुआ छक्का, यानी कि सब देखते हो बॉन्डी से, बॉन्डी पार हुआ कि नहीं, यही बाउंड्री है, जैसे में तुमने कोऑर्डिनेट पढ़ा, ओरिजिन पढ़ा, इसका समझो इसका ओरिजिन पी ही है, इसका ओरिजिन क्या हो गया, पी, और उसका ओरिजिन था ओ, इसका ओरिजिन है पी, यानी कि ओरिजिन ओ था तो सब नापते थे ओ से, जिधरे जाना है ओ से देखते थे हम लोग कि ओ से कहाँ है, यहाँ कुछ करना होगा किसको देखेगा, पी को,
वहाँ अगवा ओ था, यहाँ अगवा पी है, समझ रहे हो ना, ऐसे रखो ध्यान में। तो कुछ भी करना का कहाँ से करना पड़ेगा, पी से। पीस को देखो, कुछ भी करना है पीस देखना है इसमें, और उसमें ओ से, ओ से। किसमें, ओ से। लेंस में, लेंस। वो खैर दूर की बात है। ये क्लियर हुआ। कुछ भी नापना होगा तो कहाँ से नापेगा, पोल से। ध्रुव से। अब क्वेश्चन पूछेगा दर्पण में सब दूरी कहाँ से नापते हैं, ध्रुव पोल से, से। पोल से नापते हैं। तो ये फोकस है, इसका दूरी भी एफ कहाँ से नापेगा, ध्रुव पोल से नापेगा। तो बताओ पोल और फोकस की दूरी नाप रहे हो बीच में, तो चूंकि ये फोकस है तो फोकस दूरी लगा दिया, जहाँ का नाप रहे हो ना वहाँ की दूरी नाप दिया। जैसे यहाँ से नापेंगे 60 तो बोलेंगे 60 दूरी इतना है, तो फोकस नाप तो बोलेंगे फोकस दूरी इतना है, सिंपल सी बात है। तो समझ में आ गया ना। वक्रता की दूरी नाप रहे तो बोलेंगे वक्रता त्रिज्या इतना है, सिंपल सी बात है। त्रिज्या क्यों लगाया वो, क्योंकि वो इसलिए नहीं, त्रिज्या इसलिए लगाया, तू कह सकता है ना कि त्रिज्या आप काहे लगाए हैं, देखो कारण है इसलिए। अब तू गला लेगा या वृत्त लेगा, उसका सेंटर से नापते हो आउटर फाइबर का दूरी, तो त्रिज्यन कहता है जी, है वहाँ केंद्र कहते हो सिर्फ। और चूंकि यहाँ अलग पढ़ रहे हो इसको इसको वक्रता केंद्र कहा, अब वहाँ से दूरी लगा तो त्रिज्यन कहलाएगा। तो कौन त्रिज्या, वक्रता केंद्र लिया हो ना, वक्रता त्रिज्या। कौन त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। क्यों, वक्रता केंद्र से नापे इसीलिए वक्रता त्रिज्या वो हो गया। बात क्लियर हो रहा है, क्या मुझे तो नहीं ला रहा, कुछ समझ में आ रहा है तुमको। अच्छा चलो इतना बात पढ़े ना एक बार भी। अच्छा ये तो यानी क्या बताओ, तुमने खुद कहा यहाँ से यहाँ आर माना था, मैंने कहा हम बीच में बैठेंगे, मेरा शौक है बीच में बैठने का, एफ का दिया, मतलब यहाँ से यहाँ आर जो होंगे दूसरे भाग देकर क्या निकल जाएगा, एफ। आर में दूसरे भाग देकर क्या निकल जाएगा, एफ। तो निकल गया फार्मूला है बराबर r/2, क्या निकल गया फार्मूला, यानी कि। अच्छा बताओ आर होगा आधा कि एफ होगा आधा, आर होगा आधा। मैंने शुरू में आर का आधा किया था ना, इससे मतलब एक लाइन निकल गया कि वक्रता त्रिज्या आधी होती है, फोकस आधी होती है। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या का आधा कौन होता है, फोकस दूरी। अब फोकस दूरी का दूना क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। समझ में आ गया ना। तो क्वेश्चन एग्जाम आते हैं, क्वेश्चन क्या एग्जाम आते हैं, वक्रता त्रिज्या की आधी क्या होती है, फोकस दूरी। तो सोचो तुमने खुद कहा था ना आर है, आधा कर देंगे बीच में बैठेंगे तो एफ हो गया, एफ से नाप लेते हैं फिर फोकस दूरी होगी वो। तो वक्रता त्रिज्या का आधी क्या होती है, अब फोकस दूरी के दुगुना क्या होगा, त्रिज्या। सिंपल सी बात है। वक्रता केंद्र का अथी होगा तो केंद्र है, केंद्र को दूरी नाप रहे हो तो केंद्र दूरी से होता तो एक पॉइंट है, आर दूरी है ना, तो दूरी आर है तो उसमें डिवाइड करेगा तब आप मिलेगा। देखो फिजिक्स जो का उसका तरीका से मत पढ़ो, सिंपल पढ़ो, आखिर वो बना कैसे है, तो तुमको लगेगा तो कुछ भी नहीं था। हम कोशिश करें उसी प्रकार समझाने का, पता चल गया होगा। नहीं समझ में आया जी, फिर भी समझ में नहीं आया है। यहाँ से घाट कितना दूर है, कचरा क्या किलोमीटर यहाँ से, आधा 4 का आधा कितना होता। अच्छा यहाँ से कचरा 4 है तो क्या बोलेगा, यहाँ कचरा दूरी 4 किलोमीटर है, वो आर हो गया, वो क्या हो गया, हम है पोल, कचरा हो गया मतलब सी, पोल का दिया, पोल से सी के बीच में दूरी हो गया, क्या हो गया बताओ, वक्रता त्रिज्या। अब बीच में बैठेगा तो करैया आ गया, तो वहाँ से वहाँ हो गया फोकस। तो बोलो यहाँ से कचरा जाएंगे, करैया जाने के लिए क्या करेगा, कचरा का आधा दूरी बोलेगा ना, क्या बोलेगा करैया जाने के लिए, कचरा का आधा दूरी। अब कचरा देना होगा तो बोलेगा करैया दोनों जो कचरा पहुँचेगा, बोलो समझ में आ गया ना। और चूँकि ये टोटल आर है तो बोलेंगे आर आधा जो तो करैया यानी कि एफ फोकस पहुँच गया, इसका दूना कर दो तो कचरा पहुँच गया, इसीलिए कहते हो वक्रता। आप बोलो कचरा का आधा करैया होगा कि करैया का आधा कचरा होगा, कचरा का आधा। कचरा बुझो आर और करैया बुझो एफ, समझ गए ना। अब करैया का दूना करेगा तो क्या हो जाएगा, अब बोलो याद भी करना पड़ेगा कभी, समझ में आ गया ना। तो ये हो गए आर। आर क्या होती है, आर कहाँ से नापे हो दूरी, देखो सबको, एगो तो अगवा पोल है उसको तो लेना ही पड़ेगा, और बाकी दूसरा देखो कहाँ देख रहे हो, आर के बारे में बोलेंगे तो पोल तो कहबे करेंगे, और दूसरा वक्रता केंद्र बोल देंगे। तो वक्रता केंद्र और पोल की दूरी क्या कहते हो, वक्रता त्रिज्या। वक्रता उसके बाद फोकस कहना होगा, फोकस दूरी कहना होगा, तो फोकस और पोल की दूरी क्या कहते हो, फोकस दूरी। देखो वर्ड में लिखा है कौन दूरी, तो फोकस दूरी। फोकस दूरी है तो फोकस से नापना आएगा, सिंपल सी बात है। कहाँ तक, उधर पोल तक, एगो तो बिन कहले पोल है, बिना निमंत्रण का। अगवा के निमंत्रण देते हो दोनों तरफ पहुँच जाएगा वो, तो वही है वो दोनों तरफ पहुँचेगा बिना कहले। समझ रहे, अगर आ रहा है ना बातों को जी। एक बार बोलो सबसे क्या 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 अभी बताया हमें, एक बार जल्दी जल्दी फटाफट समझाओ तेज में। सब टर्म के बारे में बोलो, कौन क्या है, डिफिनेशन को सेंटर हुआ, क्या होती है सेंटर। सेंटर हाँ वक्रता क्या, जैसे
गोलियां गोले दर्पण का दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है। खोखले गोले का जो केंद्र होगा ना, वही केंद्र दर्पण उसी का को वक्रता दर्पण केंद्र होंगे। केंद्र कहेंगे। ठीक और है। सेंटर से पोल के बीच का दूरी को आर बोलेंगे, यानी कि वक्रता त्रिज्या। हाँ, क्यों वक्रता त्रिज्या बोला? क्योंकि वक्रता केंद्र से नापा है। जी। अब कहाँ तक जाएंगे? पोल तक। बिना कहले पोल, सब जी। पोले से नापते हैं, खुट्टा वही है। आगे बोलो। और सेंटर और पोल के बीच के पिछला बिंदु एक ठो होगा, उसको फोकस फोकस बोलेंगे। और फोकस और पोल के बीच के दूरी को फोकस दूरी बोलेंगे। ठीक है। अब कौन किसके आधार दुना बोला गप को बड़ा कंफ्यूजन होता है लोग इसमें। तो एफ जो है आर का दुगुना होगा। हाँ। और आर जो है एफ का आधा होगा। समझ में आ गया ना? जी। रखना यहाँ से कचरा आर है और बीच में करैया एफ है। दिमाग में कभी न भूलेगो तुम। इस प्रकार से रखना ध्यान में। कौन है किसका दुना? करैया का दुना क्या होगा? कचरा। और कचरा का आधा क्या होगा? करैया। कभी न पूछेगा, मतलब कभी न फंसोगे एग्जाम में। इस प्रकार से। और इसको हालांकि अभी रटा दिया है ना मैंने, आगे प्रूफ भी करेंगे इस चीज़ को। पहले रट लो दिमाग में, फिर प्रूफ करेंगे। समझ में आ गया ना? है आसान होगा उस टाइम। नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा तुमको। मुख्य क्या होती है बताओ? एगो सी लिया था ना मैंने, जी। एगो पी लिया था, वो डिलीट खींच दिया, वही क्या हो गया? प्रधान। मुख्य तो डिफिनेशन बन गया इसका। सी और पी के मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं? या प्रधान अक्ष। बारे भी है। पी क्या होती है? वो दर्पण था, पिछला बिंदु का पिछला दिया बिंदु को पोल का या मध्य बिंदु को पोल का दिया। तो कुछ है नहीं, रटने उठने वाला थोड़े कुछ है। दर्पण के सर दर्पण के मध्य बिंदु को सीधा पोल कर दिया। पोल कहते हैं। अब दर्पण दर्पण और नहीं कहेंगे, बोलेंगे ए पी बी एगो दर्पण है। क्या बोलेंगे? AP। अच्छा बोलो, ये इधर वाला ऐसे डिलीट पैरेलल है, ये क्या, इसको क्या बोलेगा? रजित क्या होगा ये? क्या ये परावर्तक छत्ता होंगे? नहीं। नहीं होंगे। तो नहीं होंगे तो क्या लाइट टकराएगा इससे? नहीं। लाइट किधर, इधर से भेजेगा, इधर से। इधर से। काहे? इधर पेंट परावर्तक किया हुआ नहीं है, और क्योंकि इसीलिए नहीं कि पेंट किया हुआ है, वही है परावर्तक छत्ता। जी। लाइट किधर से भेजता है? पेंट करल का कि बिना पेंट करल का? पेंट का। इतना समझ में आ गया सबको? अब बात आती है, और आगे बात क्या है? दर्पण का द्वारक लिखा था, कहाँ लिखा था? दर्पण का द्वारक। दर्पण की तुम्हारा घर कितना चौड़ा है? लंबाई दरवाजा वो हो गया कम क्यावारी कहते हो जी। इंग्लिश में। रूम का क्या कहते हो इंग्लिश में? डोर कहते हो। क्या कहते हो? दरवाजा। हाँ, दरवाजा जितना चौड़ा है दरवाजा का द्वारक हो गया। सिंपल सीधा। दरवाजा जितना चौड़ा है किसका द्वारक हो गया? तुम्हारा द्वार जितना चौड़ा दरवाजा, वही तुम्हारा दरवाजा का द्वारक हो गया। बात खत्म है। और यहाँ क्या पढ़ रहा है? दर्पण जितना चौड़ा वही उसका द्वारक। बात खत्म। अब सोचो लाइट भेजेंगे, जैसे सर जी विपरीत का व्यास। शांत रहो। लाइट भेजेंगे जी। जैसे तो दरवाजा जाएगा, जितना बड़ा मुंह बड़ा होगा तो उसी अनुसार जाओगे ना। उतना बड़ा सामान चौकी ले जाए तो कहता खड़ा करना, क्यों? उतना चौड़ा है नहीं कि पूरा चौकी जा पाएगा। अच्छा बोलो, तू लाइट इसमें किधर से भेजेगा? इधर से भेजेगा ना। जितना चौड़ा उतना लाइट जाएगा ना। वही उसका इतना चौड़ा, यही इसका द्वारक हो गया। और वो है कितना चौड़ा? तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक चौड़ा जितना खींचेगा लाइन, तो वही लिखे हैं यहाँ पर। दर्पण की चौड़ाई दर्पण का क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। चित्र में mm डैश दर्पण का द्वारक है, और मैंने यहाँ पर ए बी कहा है, तो ए बी दर्पण का क्या है? यहाँ पर द्वारक है। ए बी दर्पण का सीधा सीधी। अच्छा देखो, दरवाजा कितना चौड़ा है? दरवाजा का द्वारक हो गया। बिंदु कितना चौड़ा है? बिंदु द्वारक। और दर्पण कितना चौड़ा है? दर्पण द्वारक। बात खत्म है। यानी कि द्वारक का मतलब क्या? जितना फैला होगा उससे उतना अधिक लाइट पास करेंगे, भेजेंगे एक बार, उतना अधिक लाइट जाएगा। रूम का जितना दरवाजा बड़ा होगा उतना बड़ा सामान न जाएगा उसमें। द्वारक मतलब नहीं होती कितना बड़ा तुम्हारा द्वारक है। एपर्चर कहते हैं, एपर्चर ऑफ मिरर इंग्लिश में ही कहते होंगे, वही लिखा है। हाँ, एपर्चर ऑफ मिरर इंग्लिश में, दर्पण का द्वारक। बोलो अब APERTURE एपर्चर ऑफ मिरर। याद भी करना पड़ेगा, कोई डिफिनेशन भिनसरा मुट करके नहीं करना पड़ेगा याद। बन जाएगा ना। एपर्चर ऑफ मिरर, ए भी एपर्चर मिरर है ना। mm दर्पण द्वारक है। इस फिगर में भी, यहाँ भी ये भी, वहाँ भी ये भी दर्पण के क्या होंगे? दोनों में द्वारक होंगे। सिंपल सी बात है। ये चीज़ हो गया। तो टेक्निकल टर्म सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतने टेक्निकल टर्म्स हैं। अब कुछ रूल रेगुलेशंस हैं, उसको पढ़ेंगे एक बार। लो तो मोटा वाला फिजिक्स का वो 1.37 नंबर होंगे, देख लेते हैं क्या है, और फिर आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास करते हैं। कितने टाइम हुआ? तो अभी तो रूल घींचे देंगे हम। पेज लगाओ, पेज लगाओ, पेज लगाओ, तब तक पेज लगाओ। इसमें द्वारक दिखा देते हैं। क्या बोलोगे? नहीं होइ छै, सटि जाइ छै। क्या फिगर सही बना है?
जी जैसा मैंने वैसे इसको ऐसे उल्टा पुल्टा कर सकते हो। हाँ, तो उससे कौन हो फैन, इसीलिए मैंने कहा ये भी सीख लो, ऐसा भी हो सकते हैं। तुम तो कहेगा ऐसा कुछ थोड़े होगा, है ना, सब चीज़ होता है। ये पोल हो गया, ये भी पोल हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। जैसे हम इसको मान लेते हैं A1, इसको मान लेते हैं B1। तो ये जो यहाँ से यहाँ लंबाई है, इसी को कहते हो दर्पण का द्वारक। तो ये कौन दर्पण होगा तू बताएगा? ये कौन दर्पण है? अवतल दर्पण, कौन दर्पण है? अवतल, ये उत्तल, ये अवतल तो होगा। ठीक पकड़ा। अब देखो कैसे पकड़े हैं। इसका बरावर्तक सतह उठा हुआ है, किनारे के बीच में क्या है? उठा हुआ है। ये कौन दर्पण है? उत्तल, इसका परावर्तक के बीच में क्या है? धसा हुआ ये है, कौन दर्पण है? अवतल। तो इसको उल्टा बना देते हैं यहाँ पर, इसीलिए ताकि तुमको कन्फ्यूज बाद में नहीं हो। और समझ में आ गया ना? जी तो ये कौन दर्पण बोला है? ये कौन दर्पण बोला है? ये उत्तल कैसे होगा? ना ये है उत्तल का। अवतल दर्पण है ना। अरे फैन ऑन करो। और ये कौन दर्पण है? समझ में आ गया ना? देखो ना, ये फिगर है ना, ऐसे इसको ऐसे करो, जस्ट ऐसे करो। ये कटल का इधर दिखेगा ना, ये ऐसे है, इसको ऐसे उल्टा दो, ये वाला इधर वाला इधर आएगा ना, तो वही तो है। और समझ में आ गया? ये उत्तल दर्पण है। तो ये वाला बात हो गई। तो इसका जो द्वारक है, यहाँ पर द्वारक यदि बात करेंगे तो इसका AB हो गया द्वारक, और इसका द्वारक क्या हो गया? A1 B1। तो AB द्वारक है इसका। और इसका द्वारक यदि बात करेंगे हम लोग तो A1 B1 द्वारक है। चलो ठीक है, ये वाला बात हो गई। चलो नेक्स्ट पेज लाओ। इतना हो गया ना क्लियर, आगे दिक्कत कुछ भी नहीं होगा। यही सब बात आगे करेंगे। एक्चुअली में अभी तो मान ले वहाँ समझाने के लिए कह दिया था कि C और P की दूरी R है। हम चाहते हैं बीच में जो बिंदु ले लिया F। अब एक्चुअली में F कैसे निकलते हैं वो हम लोग अब पढ़ेंगे। हाँ, याद करने के लिए मैंने बता दिया कि वो F है और वो R, F में क्या लफड़ा है वो चीज़ कह दिया है ना। तो अब एक्चुअली में फोकस कैसे होती है ना, फोकस वाला वहाँ दिखाना नहीं चाहते थे, फिर मैंने फोकस दिखाया क्योंकि सूत्र रटना था /2 और कौन किसका दुना आधा था, इसीलिए मैंने फोकस वहाँ कहा। एक्चुअली में फोकस का ये बात आती है कहाँ से, वो हम लोग फोकस पढ़ेंगे तो टेंशन नहीं लेना है। फोकस हालांकि पढ़ेंगे बाद में, फोकस कह देंगे फोकस क्या होगी। अभी तक फोकस नहीं बताए हैं, फोकस अभी तक नहीं बताए हैं। अभी समय भी नहीं आया है। अभी कुछ रूल देखते हैं, बाद में फोकस कर देंगे। एगो डेफिनेशन से कुछ बिगड़ता ही नहीं है। अब देखो हालांकि बाद में कहेंगे हम। सुनो, 3 गो मात्र रूल पढ़ना तुमको है। वो मोबाइल निकालो, उसमें मेरा 3 गो रूल एक जगह लिखा होगा। कौन सा? पॉलिटेक्निक अभी 10वां वाला है। रहने दो, अभी ला इधर ला हमको। पासपोर्ट सबको पता है ना? पासपोर्ट बताएगा, ग्रुप में नहीं भेजे थे पासपोर्ट, तो फिर तो पता नहीं है। 1998। हाँ, उससे उसका पासपोर्ट वही था कि तुमको अलग अलग देंगे तो याद नहीं होगा, इसलिए उसी को दिया है मैंने। तो फिर इसमें दिख रहा है ना सबको, तो जिस ग्रुप में कर दिए हैं, अपन लिखते जाओ सबको आंख बंद करके, सब चीज़ पढ़ा दिए हैं। ये फिगर सब भी बता दिए हैं, ये भेजे हैं इसलिए किताब कभी सब बढ़िया फिगर है ना, तो बनाना इसको स्केल से बढ़िया बनेगा। एंगल वाला गप जो है यहाँ लिख दिए हैं। अब एंगल वाला लिखोगे ना, एंगल वाला तो कॉपी से लिखना, एंगल वाला यहाँ पर है ना। क्लास को बता देंगे कैसे फिगर करना है। प्रतिबिंब का जो थे हाँ, संख्या निकालने अभी बताया कौन क्या दूरी है। तो देखो उस डायग्राम में बताया ना, अभी यही चीज़ पढ़ाया है। अभी जो पढ़ाया है उसमें यही सब बात है। इसमें कुछ थोड़ा सा अलग तरीके, उसमें कुछ थोड़ा सा अलग है। बात एक ही है, एक ही में दिखा दिया मैंने वहाँ पर। तो और पढ़ाएंगे बाद में, फिर और कुछ अलग हो जाएंगे। अभी फोकस बताएंगे। अच्छा, एगो बचल है और देखो, गौण अक्ष है, वो वाला पेज ला, उसी में कह देते हैं गौण। चलो बता देते हैं बगल में। सुनो, गौण अक्ष सुन लो। गौण अक्ष सीधा बैठो सब। इसको कहते हो सेकेंडरी एक्सिस में लिखा है। हालांकि कहीं मिलेंगे नहीं लिखे, पुरनका किताब फिजिक्स में उठाएगा तब मिलेगा। क्या होती है, कोई दर्पण ले लो, उत्तल अवतल, बोलो एकांतर। ये कौन, देखो नजर तुम्हारे इधर था, ये कौन दर्पण है? उत्तल, अवतल, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण इसका C होगा और इसका यहाँ क्या होगा? पोल। प्रधान अक्ष से मुख्य अक्ष क्या होती है? प्रधान अक्ष ओ दर्पण के मध्य बिंदु, मध्य भाग। सुनो, ऐसा तरीका देंगे कि भूलोगे नहीं। घूम पीसी खाने कम करता है, शादी से यहाँ से में देखता होगा ना, जैसे वो सेलवा हो गया,
वो क्या खाता है? पीसी कहते हो ना, प्रधान आदमी, मुख्य आदमी, जाओ उससे मिलो, कोई शादी करवाना होगा तो समझ देना पीसी यानी कि मिला देकर प्रधान अक्ष बन जाएगा, या मुख्य आदमी वो है। तो दोगों को जोड़ जो जितना मुख्य आदमी होगा ना उतना ही घूस खाता है, समझते हो ना बात को? नहीं खाता है तो पीसी खाएगा, मिला दो, प्रधान अक्ष मुख्य हो गया। भूलेगा तू, अब भूलेगा तू, ये दवा तुमने ले दिए हैं। कौन खाता है पीसी ज़्यादा? यही है। और इतना कम हाँ सबसे ज़्यादा मुख्य है। हाँ, तो उसका वही है, नहीं प्रधान मुख्य नहीं कहेगा, प्रधान है, मुखिया है, प्रधान है, मुख्य आदमी है, मुखिया यानी कि पीसी को मिला दिया दोनों को, तो क्या निर्माण हो गया? सेंटर तो सर जी कहीं पर भी मतलब अति से अभी मैंने गोनक्स नहीं कहा, अभी मैं क्या बता रहा हूँ? मुख तू कहाँ ध्यान है? तू हाँ, लटपटाया समझे। डेफिनेशन कहना, तो इसलिए मैंने ट्रिक बताया तुमको, नहीं तो ट्रिक नहीं कहते। दिक्कत होता है तभी बिना मतलब ट्रिक नहीं कहते हैं, सब ट्रिक नहीं पढ़ना चाहिए, जरूरी है प्रॉब्लम है तभी, नहीं तो ना ऐसे होता तो ऐसे रटो, वही ठीक है। नहीं फालतू का बिना ट्रिक पढ़ेगा तो तू भी ट्रिक ही बन जाएगा। चलो अब समझते हैं, प्रधानाक्ष पहले होना चाहिए क्लियर, तब गोनक्ष होगा क्लियर। बोलो क्या होती है प्रधानाक्ष? अब तुमको तो पका याद रहेगा, बोलो जल्दी बोलो ना। वही पता थी पोल को उसको मिलाने का। सी को क्या करेगा? प्रधानाक्ष मुख्य हो जाएगा। चलो गोनक्ष क्या होती है अब समझना है। गोनक्ष ये तो समझ गया होगा, यानी कि पीसी को मिलाना है। तो ध्रुव को छोड़ करके, किसको छोड़ करके? ध्रुव को छोड़ करके, ईमानदार आदमी को छोड़ करके समझ में आ गया ना? गोलीय दर्पण के किसी अन्य बिंदु, ध्रुव को छोड़ करके और बाद कोनो बिंदु उसको तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सरल रेखा गोनक्ष कहते हैं। ध्रुव को, पोल को छोड़ करके, उसको छोड़ दो, मत लो, ईमानदार है, उसको बहुत यूज किया था ना, उसको छोड़ करके अब गोलीय दर्पण कोनो बिंदु ले लो, जो मन वो ये कोनो, और उसको ले लो और किसके मिला दो? सेंटर सी को, और वही हो गया गोनक्ष। इसका मतलब एक लाइन में कितने बिंदु होते हैं? एक लाइन में अनंत अनंत बिंदु होते हैं। तो ये मिरर बना है, एक बिंदु छोड़ के अनंत बिंदु होंगे, जी तो अनंत से मिलाएगा सबको सी को, तो अनंत होंगे गोनक्ष, जी नहीं होगा? लेकिन प्रिंसिपल अक्ष क्या होंगे? एक लौता, एक मुखिया होगा, याद रखो, मुखिया क्या होंगे पंचायत में? एक गो, तो एक दर्पण में एक को प्रधान अक्ष, लेकिन बिचलिया ढेरी होगा, तो वही है गोनक्ष। समझ रहे हो ना? पोल को, किसको? पोल को पोल को छोड़ दो, देंगे। उसको नहीं लेना है, कोनो बिंदु ले लो दर्पण का, जो मन है वही, और सी को मिला दो, वही क्या हो गया? गोनक्ष, यानी कि सेकेंडरी एक्सिस, नाम है सेकेंडरी एक्सिस। नहीं कहता है चलिए हम लम्न पतली गली कम करा देते हैं, कम तक काम हो जाएगा, ऐसा ढेरी आदमी है ना, ढेरी गोनक्ष होगा, लेकिन मुख्य अक्ष एक है। कहीं से जाओगे तो उसके बाद पहुंचना ही पड़ेगा, तो कुछ इस प्रकार से याद रखो, बाकी कुछ भी नहीं जरूरी। चलो, तो प्रधानाक्ष मुख्य अक्ष में अंतर देखिए लिया। प्रधानाक्ष क्या होती है? सी और पी को मिलाएगा तो होंगे प्रधानाक्ष या मुख्य अक्ष, लेकिन गौनक्ष पी को छोड़ करके गोलीय दर्पण किसी अन्य बिंदु और सी को मिलाने वाली लाइन को गौनक्ष कहते हैं। तो गौनक्ष क्या होते सकते हैं? बहुत हो सकते हैं, लेकिन प्रधानाक्ष एक होंगे। इतना समझ में आ गया ना? अच्छा, इतना समझने के बाद आगे समझते हैं। अब जो है गोलीय दर्पण में कुछ किरणों के परावर्तित मार्ग, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जनरली लोग इसको बताने से कतराते हैं। हम पहले यही पढ़ाते हैं, लेट लगेगा, लेकिन अगर सिलेबस गर्दा उड़ जाएगा। अब जो आगे बताने वाले हैं, गोलीय दर्पण के पहले पढ़ो आखिर रूल क्या है, बाद में रटोगे दिक्कत हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। गोलीय दर्पण लिखे है, मतलब उत्तर लग दोनों बात कर रहे हैं हम लोग। गोलीय दर्पण में कुछ किरणों के, बता देना चाहिए, बहुत कुछ देखे नहीं बताता, रटना पड़ता है। कुछ किरणों के परावर्तित मार्ग। अब देखो नोट्स में जहाँ दिखता नहीं, दिक्कत होगा तो कभी तुम्हारे है यहाँ पर रखा हुआ, हिंद से उल्टा देखना, तुम समझ में आ गया ना, वहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो चीज़ है। तो कैसे कैसे क्या होती है उसमें, तो उसको हटा वहाँ पर रखो। तो गोलीय दर्पण में कैसे कैसे क्या होती है कि किधर से किरण के भेजने पर किधर जाती है, उसका कुछ रूल रेगुलेशन है, और हम लोग उसी रूल को पढ़ेंगे, और फिर उसी रूल पर 6 की स्थिति इसका, फिर 2 गो, फिर उधर 8 गो उसको खींचेंगे। समझ में आ गया ना? तो देखते हैं पहले एक नंबर में कहता है, प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें फोकस होकर परावर्तित होती है। प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली किरण फोकस होकर, हालांकि फोकस अभी नहीं पढ़ाए हैं तुमको, पढ़ाएंगे बाद में, फोकस डिफिनेशन बताएंगे, अभी फोकस मत है ना कहाँ फोकस है, बस उतना भी काफ़ी अभी के लिए।
ये कहा है, रूल क्या कहता है कि प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली किरण फोकस होकर परावर्तित होती है, यही कहा है ना। अच्छा बना लेते हैं वो उत्तर को, क्या बना लेते हैं और देखते हैं सही में क्या हो, क्या इसका मतलब क्या हुआ समझ, हम लोग प्रयास करते हैं समझने का। ये कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। और ई कौन दर्पण है? ठीक है ना। दोनों समय सेमे हो गया। अब क्या करेंगे? इन पर तो लिखा जाएगा। मान लीजिए करिए दीजिए ना, अंदर रहेगा तब ना माने क्या है बगल में बना दोनों में दिखा देते हैं, चलो बन गया तो फिर से बना देंगे फिगर। एगो कहने को जगह ही नहीं छकेगा, क्या दिक्कत है? हमको ऐसे ठीक है किए थे लेकिन कलम, हाँ बना देते हैं यहाँ पर, लेकिन चलो ठीक है कोशिश करते हैं। छोटका फिगर बनाना पड़ेगा, छोटका फिगर बना दें। बना दीजिए ना। ठीक है। ठीक है ना। और की बार हुआ, इसका पोल होगा अपना, इसका क्या होंगे, इसका क्या होगा सी। अब दोनों को मिलाएगा तो क्या बनेगा? प्रधान। देखो एक तरीका सीख लो, पी और सी पहले मत लिखना और डॉट मार देना। जो लोग जैसे मैंने भी गलती किया वहाँ पर, सही है लेकिन गलती नहीं है, फिर भी गलत है। कैसे? पहले सी और पी मत देना, पहले लेने खींच देना बीच से होकर के, तब कहना ये डॉट सी है, ये कहना तब पी है। बात बुझा? जैसे देखो यहाँ करते हैं, एगो लेन खींच दिया ना, आप बोलेंगे पी है, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन कि बिंदा बगल में हो जाए थोड़ा दिक्कत है। समझ रहे बात को? ये बात हो गई। और इसका जो होंगे पोल इधर है ना, इसका फोकस इधर होंगे। क्यों मत पूछो, अभी मान लो ऐसा होंगे, बाद में कहेंगे हम, समझना क्या ना। तो मैंने कहा कि ये एक अवतल दर्पण है, ये कौन दर्पण है? और ये इसका पोल है, ये इसका सेंटर है, और ये इसका क्या होंगे? फोकस होंगे। अब सुनो फोकस परिभाषा। सूर्य से आने वाली किरण क्या होती है आपस में? समांतर। अब तुमको पता है। और जो समांतर किरण होंगी, ठीक है कोई बात नहीं है। अब अवतल दर्पण हो कि उत्तल दर्पण हो, सूर्य से कोई किरण आ रही है, मान लो किसी किरण आ रही है, समांतर किरण आ रही है। अच्छा समांतर किरण आएगी, ठीक है, समांतर किरण आ रही है। समांतर किरण जब आती है, ठीक है चलो देते हैं, ये किरण मान लो सूर्य से आ रही है, और कैसी है ये किरण? समांतर। बहुत सारी किरण होंगे, इस चीज़ को यहाँ समझते हैं फिर उसको वहाँ समझेंगे। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और ये सी हो गया। मान लेते हैं कि सूर्य से किरण आ रही है, ये भी किरण आ रही है सूर्य से, ऐसे। और किससे टकराएगा? दर्पण टकराएगा। और तुमको पता है कुछ से टकराएगा, कौन नियम पालन होगा? होगा ना, यहाँ भी होंगे। तो सूर्य से आने वाली किरण जो आपस में अंतर होते हैं, और वो प्रधान अक्ष के भी क्या हो? या मुख्य अक्ष के भी क्या हो? यानी कि जो किरण प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के पैरेलल, देखो ये लाइन दोनों इसके पैरेलल है, ऐसा होंगे। यानी कि जो किरण प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष समांतर हो और वो दर्पण से टकराए, दर्पण से क्या हो? टकराए। और टकराने के बाद प्रधान अक्ष को जहाँ काटेगा, फोकस न, दर्पण से टकराएगा, और टकराने के बाद प्रधान अक्ष क्या करेगा? जहाँ पर कट करेगा, या संसरित होंगे, लोग कहते हैं अपसरित होंगे न, जहाँ कट करेगा, जहाँ मिलेगा, कहाँ पर? प्रधान अक्ष पर, वही बिंदु को नाम दे देते हैं, उस बिंदु को कुछ पुकारेंगे, उसको फोकस कहते हैं। बढ़ा दीजिए सर, छोड़ो ना, समझ में आ गया ना, बाद में फिर अगला बताएंगे। अभी थोड़ा सा टेबलेट दिए हैं, माथा ज़्यादा ठीक नहीं होगा, समझ में आ गया ना? है ये लाइन ऐसे खींचना। फोकस का डिफरेंस सुना जी। पहला किरण क्या होना चाहिए? समांतर। किसके समांतर? किससे टकराएगा? और किसको काटेगा टकराने के बाद? फोकस को नहीं, काटेगा, बिंदु का काटेगा, उसी का नाम दे दिए फोकस। डिफेंस से मतलब स्टेप बाय स्टेप तोड़ दो उसको, अपने किसी को तोड़ देगा तो हकीकत चल जाएगा पता कि इसका औकात नहीं कहते, औकात क्या है, वही बात है। अब डिफरेंस एक लाइन में कहते हैं कि प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष के मुख्य जिस बिंदु पर काटेगी उसी बिंदु को फोकस कहते हैं। समझ में आ गया ना? अच्छा ये फोकस हो गया। अब और ये किरण जो है, अब यही जो यहाँ कहे हैं ना, यही रूल एक्चुअली में है। अब रूल यहाँ क्या है? प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, एगो है किरण है,
और ये किसके पैरेलल चल रही है? प्रधान अक्ष चलने वाली किरण किससे होकर परावर्तित होंगे? फोकस होकर के। अब समझ गया ना फोकस होकर के, यानी कि प्रधान अक्ष के समांतर जब भी किरण आएगी और दर्पण से टकराएगी तो फोकस होकर जाएगी। प्रधान अक्ष के समांतर आएगी, दर्पण से टकराएगी और फोकस होकर जाएगी। समझ आ गया ना? जी। अरे कोई दिक्कत? तो फोकस होकर गुजार दो इसको, तो क्या हो गया? इसको फोकस होकर के गुजार देंगे। अच्छा, ये होगा उत्तल दर्पण में भी और अवतल दर्पण में भी। यहाँ भी हुआ है ना, और यहाँ भी होंगे। अब तू बोलो, वस्तु को यहाँ पर रखेंगे, वस्तु को यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर सर। क्या है? क्या कि इधर है परावर्तक सतह, जिधर होगा उधर रखेंगे, यानी कि वस्तु को हमेशा पोल के रखते हैं लेफ्ट साइड। किधर रखते हैं? पोल के लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। ये पोल है इसके लेफ्ट रखो, ये पोल है इसके लेफ्ट रखो। समझ आ गया ना? तो यहाँ से रे आएगी, यहाँ से रे क्या होगी? यहाँ से रे आ रही है, तो रे आ रही है। अब तू बताओ, रे आ रही है तो ये ठीक है, इसे तीर दिखा दिया। अब बोलते हो ना तीर कैसे? अच्छा बताओ तो क्या ये तीर को ऐसे दिखाते? नहीं, क्यों? क्योंकि ये किरण किरण इधर से इधर जा रही है ना, जी। तीर बताओ उधर जा रहा है। अब तू बताओ, जैसे टकराई है हाँ तो इधर जाएगा कि इधर किधर जाएगा? फोकस होकर के सर जी, सेंटर इधर है तो इधर है। इधर आर पार कर दें? जी, आर पार कैसे होगा? इधर लेकिन तो सर पेंट जी- किया हुआ है ना। इसको मिलाएंगे ना अथी अब से, देखो ये छितराया हुआ है ना, किरण को ऐसे भेजा देगा, ऐसे काल्पनिक ऐसे कुछ किरण जाएगी। समझ रहे हो ना बात को? अब पीछे बनाने पर कहाँ काटेगी? फोकस पर। और यहो कह देते हैं एक चीज़ तू पहले बिंदु मत देना फोकस पर, लाइन यहो कह देते हैं। ये सब ध्यान देने की बात है, मैंने ध्यान नहीं दिया, आगे से लेकर ध्यान देंगे। अब जहाँ आप पीछे ऐसे किए हो ना, जहाँ मिलेगा कहना यही फोकस है। अब बात बुझा? जी, अब पहले डॉट दे देगा तो फिर एकदम कैसे डॉट काटोगे? कहेगा हमारा अथी लेके जाएंगे, वेटनर थोड़े होता है ऐसा। अच्छा अगला क्वेश्चन में सब कर दें क्लियर, ये दो बात हुआ क्लियर। जी, अब आप सारी अभी सारी क्या हालात बाद में कहेंगे। अभी रूल लिखा था, प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, जो किरण चलेगी प्रधान अक्ष के समांतर वो दर्पण से टकरा के कहाँ पर काटेगी? फोकस पर। और यहाँ भी देखो प्रधान अक्ष के समांतर गई और टकरा करके भाग गई, है ना? अब पीछे बनाने पर कहाँ काटेगा? फोकस पर। फोकस पर काटेगा। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 1 समझ में आ गया? रूल नंबर 2 कहता है फोकस होकर चलने वाली। अब किससे होकर भेजा था? प्रधान अक्ष के ना, अब फोकस से होकर भेजेंगे लाइट सीधा। अब ऐसे भेजे तो ऐसे गया है ना। अच्छा देखते हैं ऐसे भेज कैसे जाता है, हो जाएगा देख लो। मैंने क्या कहा? लाइट ऐसे भेजा है ना, इससे होकर गया है ना। अब इधर टच मारते हैं वही एंगल पर, तब देखेंगे समांतर किसके हो जाएगा? प्रधान अक्ष। समझ रहे हो ना बात को? जी, अनंत पर नहीं सर जी हो जाए। जहाँ भी जाए तो क्या तुम उतना बड़ा धरती पर टॉर्च है कौन उतना अनंत अनंत तक जाएगा वो? नहीं, तो फिर अनंत तक कैसे जाएगा? ऐसा थोड़े पॉसिबल है, जितना तो रोशनी जाएगा टॉर्च का वहीं तक ना। अगला रूल है, फोकस होकर चलो ये रूल को ख़त्म कर देंगे। फोकस होकर चलने वाले की 3 गो रूले हैं, और कल 6 स्थिति पढ़ाएंगे और 2 को उसका 8 गो स्थिति है ना, और टेबल। फोकस होकर चलने वाली किरण प्रधान अक्ष के समांतर परावर्तित होती है। फिर 2 को बना फोटो और फिर आगे काम करो। एगो फोटो ही बनाते हैं। ये इसका नहीं देंगे नाम, पहले क्या खींच देंगे? एगो लाइन खींच दो। क्या फोकस अभी देगा? नहीं दो, वो जानते हैं कहाँ होगा, नहीं तो फिर बिंदा तुमको कई जगह देना पड़ेगा। अब यहाँ ऐसे कर सकते हो, जहाँ ऐसे लेना पड़ेगा ना थोड़ा सा ऐसे कर देना, हाईलाइट। ई पोल हो गया, इसे देखने में अच्छा लगता है। अच्छा अब लाइट किससे होकर चलेगी? लाइट अब किसके समांतर होंगे? फोकस होकर चलेगी। अब किसके समांतर होंगे? प्रधान अक्ष समांतर होंगे। कुछ यहाँ होंगे ना फोकस, जी, तो चलो ऐसे होकर लाइट यहाँ से लाइट मारते हैं फोकस होकर के। अब इसको कह देंगे फोकस। मतलब ये सब चालाकी है, जी, समझ में आ गया ना? अच्छा फोकस होकर चलेगी, किसके समांतर जाएगी? प्रधान अक्ष। जाएगी ना, ये बिंदु हो गया ना। तो कुछ ऐसे, अब तू एकदम लिख देना स्केल, जब जाओगे तो स्केल धरना, यहाँ लाइन खींच देना, रे ऐसे गई और फिर टकरा करके क्या होंगे? ऐसे प्रधान अक्ष। समझ रहे हो ना बात को? और ये ऐप है देखो, यहाँ जितना है लगभग अनुमान से यहाँ कह दो ये क्या है? सेंटर। ऐसे ऐसे बनाए जाते हैं फिगर को।
बात समझ में आ गया ना। जी ये किरण किसके समांतर चली थी? प्रधान अक्ष प्रधान के। अक्ष। तो किससे टकराई? फोकस से दर्पण से टकराई। दर्पण टकराने के बाद फोकस होकर गई। फोकस हो गया। आप फिर इधर से भेजेंगे तो ऐसे चली जाएगी। देखो जी। फोकस से भेजे है ना, तो फोकस होंगे तो किससे टकराएगी? दर्पण से। दर्पण। टकराने के बाद किससे समांतर होंगे? प्रधान अक्ष। यही 2 3 रूल पर खेल वेल सब है। और यही बात है ना। तो यहाँ भी परावर्तन नियम हालांकि पालन होते हैं, इसको मिला सकते हो, जरूरी नहीं है मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे। तो ये वाला बात हो गए। आगे फिर देखते हैं। अच्छा ये देखा कि ये कौन दर्पण है? अब तक यही बात कहाँ देखेंगे हम लोग? उत्तर उत्तल में देखते हैं। यही बात है, उत्तल में होता है कि नहीं होगा तो कोई ठीक है, तो कोनो बात नहीं है। अंदर से पेंट करेंगे ना अब की बार, जी थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए। अब चलो अब काटेंगे नहीं, थिन है मेरा, हम काटेंगे तो इधर से उधर हो जाएगा। और यही क्या हो गया? पोल यही पोल होंगे। यही क्या होंगे? पोल ये पोल हो गए हैं। समझ में आ गया ना। तो अब किरण को यह फोकस होकर भेजेंगे। किसके होकर भेजेंगे? फोकस होकर भेजेंगे। तो किधर से जाएगी? किसके समांतर? प्रधान अक्ष के समांतर। अच्छा देखो इसका फोकस कुछ यहाँ पर होता है ना, जी इसका फोकस क्या होगा? इसमें अभी देखो लाने दीजिए। सुनो, हैं अभी फोकस टाइम। ये ऐसे लाइट ऐसे भेजे थे ना, जी ऐसे गया ना। अब यहाँ से ऐसे भेजो, ये से भागेगा। मतलब अभी लाइट ऐसे भेजे थे ना, जी। ऐसे भेजे, टकरा करके ऐसे भागा। अब इधर से भेजेंगे, ऐसे टकरा कर जाएगा। तो लाइट कैसे भेजेंगे हम लोग? लाइट कैसे भेजेंगे बताओ? लाइट भेजेंगे ऐसे कुछ इस प्रकार से लाइट भेजेंगे, ऐसे इस प्रकार से कुछ लाइट भेजेंगे। लाइट भेजेंगे, जी लाइट भेजेंगे और वो टकरा करके क्या होगी? लौट जाएगा समांतर प्रधान अक्ष। प्रधान के समांतर ऐसे लौट जाएगी। बोलो समझ में आ गया ना। और देखो दोनों ये तीर ऐसे पीछे मिला है, ये देंगे। तीर ऐसे है और ये तीर लेकिन ऐसे है। ये तीर बता रहा है किरण ऐसे जा रही है और ये तीर बता रहा है किरण ऐसे जा रही है। ये तीर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीतीश कुमार का तीर, इन्हें कि धीरे धीरे घुमा देना। अच्छा अब इसको पीछे बढ़ाओ, ऐसे पीछे बढ़ाओगे तो यही क्या होंगे? फोकस यही फोकस होंगे। तो फोकस होकर लाइट मैंने पास कराया है इस प्रकार से कुछ। समझ में आ गया ना। जी ये 2 बात समझ में आ गया। हाँ अब एगो रूल और होंगे, अब बस ख़त्म। उसके बाद देखना कल कैसे खींचता है सिलेबस। यही 3 रूल पर काफ़ी। गुस्सा अच्छा है। अब पेज लगा बने ना है, इसी पेज में लिख देते हैं। तो भैया तो हाँ टाइम भी हो गया, तो जितना पढ़ाना उतना पढ़ा भी दिए ना। हाँ 3 नंबर में अगला है वक्रता केंद्र होकर चलने वाली प्रकाश की किरण। वक्रता केंद्र होकर, क्या याद भी करना पड़ेगा? नहीं अनंत से प्रधान के समांतर भेजे, किससे फोकस से- टकराया? दर्पण से अरे टकराएगा तब ना फोकस होकर जाएगा। तो हाँ। पहले फोकस होकर भेज देते हो। दर्पण से टकराएगा। प्रधान के समांतर गया, दर्पण से टकराया, फोकस होकर भागा। फिर उल्टे भेजे, फोकस होकर गया, दर्पण से टकराया, अब प्रधान के समांतर गया। समांतर चलेगा। अब चलो वक्रता केंद्र होकर चलने वाली किरण। वक्रता केंद्र होकर चलने वाली प्रकाश की किरण। वक्रता केंद्र होकर चलने वाली प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण अपनी विपरीत दिशा में, हटा देंगे, परावर्तित होती है। क्या होती है? विपरीत दिशा में परावर्तित होती है। दोनों फोटो बना लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये पोल होंगे और यहाँ इसका पोल होंगे। सेंटर मत मानो अभी, लगभग मान लो, दिमाग में रखो यहाँ सेंटर, दिमाग में लगा डॉट, सेंटर यहाँ पर है। देखो इसमें वक्रता केंद्र होकर चलने वाली किरण, किरण किस होकर चलेगा? वक्रता केंद्र होकर। अच्छा ठीक है, वक्रता केंद्र है ना, इससे होकर लाइट मारते हैं कुछ इस प्रकार से। लाइट मारे ना, जी ये लाइट, ये क्या होंगे? वक्रता केंद्र, इससे होकर किरण जा रही है। ठीक है, जा रहा है, क्या दिक्कत है? लिखल है वक्रता केंद्र होकर चलने वाली प्रकाश किरण। ठीक है, चला आगे किया, अपनी विपरीत दिशा में परावर्तित होती है। इधर से भेजे हो ना, फिर इधर और दर्पण से 90 डिग्री, और बताए थे लंबवत आपतित किरण अपनी दिशा में क्या होती है? परावर्तित होती है। यानी कि समतल दर्पण पर ऐसे हम लोग को साथ नहीं बताए थे। ये मान लो ये समतल दर्पण है, ये कौन दर्पण है? समतल याद है, बता देते हैं। ऐसे भेजेंगे तब तो आई आर होगा, जी लेकिन 90 डिग्री एंगल भेजो,
आई बराबर भी 0, आर बराबर नंबर डिग्री एंगल भेजो। जैसे देखो, एक मिरर ले लेना घर में, एक टॉर्च ले लेना, आज जाकर करना खुद कर सकते हो। एक बार मारना तिरछा टाइप, देखना उधर लिखा देगा, कहना जादू। फिर ऐसे करना, फिर लेकिन जब 90 डिग्री मारेगा एंगल तो जादू वादू नहीं होगा। तब तुम्हारे मुंह पर टॉर्च लाइट आएगा, तुम्हारे शरीर पर, फिर रिफ्लेक्ट होकर के। समझ में आ गया ना? यानी कि वो किस कंडीशन में 90 डिग्री होगा, ऊपर से 90 डिग्री को बनाते हुए इस प्रकार से लाइट मारे हो समतल दर्पण पर, ऐसे मारे हो ना, तो फिर ऐसे लौट जाएगी, विपरीत दिशा में लौट जाएंगी। उस कंडीशन में आई क्या होगा? 0। आई होता क्या है? आपतित किरण। और अभिलंब आपतन कौन कहते हो? ये तो आपतित किरण यही है और अभिलंब यही है, तो उसके बीच का कौन क्या होगा? आई बराबर 0। और परावर्तित किरण भी यही है, अभिलंब भी यही है, तो आई बराबर भी क्या होंगे? 0। तो ये एक ऑब्जेक्टिव होती है कि लंबवत आपतित किरण अपनी दिशा में लौट जाती है, उस कंडीशन में आई आर क्या होंगे? 0 होंगे। आई और आर दोनों 0 होंगे। तो ये जो यहाँ पर एंगल मारती है, सी से जब जाती है प्रकाश किरण, ये दर्पण से बनाता है 90 डिग्री कोण, तो वो लोग क्या होगा? तब अपनी दिशा में लौट जाएगी। इधर से भेजो उधर क्या होंगे? लौट। ऐसे भेजे हो ना, तो ऐसे फिर लौट जाएगी किरण। यानी कि सी से जाएगा तो सी होकर आएगा। इसका मतलब यही हुआ ना। और लिखा वही है कि वक्रता केंद्र होकर चलने वाली प्रकाश की किरण, वक्रता केंद्र होकर चलने वाली प्रकाश किरण अपनी विपरीत दिशा में परावर्तित होती है, उसी दिशा में, मतलब 180 डिग्री कोण बनाते हुए जस्ट उसी दिशा में आ जाएंगे। समझ में आ गया ना जी? अच्छा, अब यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पर भी कुछ वक्रता केंद्र यहाँ पर होंगे। तो लाइट मारेंगे ऐसे हम लोग, ऐसे लाइट मारे हैं, लाइट ऐसे गई, इसी दिशा में क्या होंगे? वो लौट जाएंगे। इसको पीछे बढ़ाने पर क्या मिलेगी? सेंटर मिलेगी। हालांकि पीछे ऊँचे बढ़ाने का अभी पढ़ाई नहीं है, अभी मैंने किधर से भेजेंगे किधर जगह सिर्फ वो बताए हैं। आगे कुछ चर्चा बहुत इस पर करना हमको है, तो आज के रखते हैं यहीं तक, और इससे आगे कल करेंगे। ये सी हो गया और यहाँ सेंटर में इसका एफ होंगे, और आगे फिर कर बात करेंगे। इसको दिखाना डॉट डॉट से भी दिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर बात करेंगे। बंद करो या काम।